लाइक बी डेस्परेट फॉर व्हाट यू वांट इन लाइफ, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप डेस्परेट नहीं हो ना, आपको जो चाहिए वो उसको पाने के लिए, तो कोई और है जो उसको ले लेगा, जो डेस्परेट है उसके लिए। रैट रेस में हम लोग तो दुनिया में कोई आपको आके सिखाए ना सिखाए, कोई सब आपके पीछे खड़ा है नहीं खड़ा है, इट डजंट मैटर। अगर आपको करना है ना, आप करोगे। जस्ट हैव दैट पैशन। नई नई चीजें ट्राई करो। जो आपको हमेशा बोलती हूँ, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रखो। हर व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट आना चाहिए, एक एक्स्ट्रा डांस फॉर्म आना चाहिए, पॉलिटिकल व्यूज होने चाहिए, अपनी खुद की ओपिनियंस होने चाहिए, नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। और जितना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, बाद में हम चीज़ें एक ही करेंगे, तो क्या हमने टाइम वेस्ट किया इतनी चीज़ें देखने में? कभी नहीं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने सीखी है वो कहीं ना कहीं हमको लाइफ में हमेशा हेल्प करती ही है। मैं हमेशा से ये बोलती है कि मैं लाइफ में जो भी करूँगी वो लोगों से एसोसिएटेड होगा। देख, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है? अगर लोग मुझे प्यार ना करें, लोग मेरी किताबें ना पढ़े, लोग मेरे शो ना देखें, लोग मुझे ना सुने, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है? तो आई थिंक पीपल मेक मी एंड आई ट्राई टू सर्व देम फ्रॉम वॉट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम मी। अगर वो मैजिक चाहिए तो मैं मैजिक दिखाऊंगी, अगर वो मुझसे सुनना चाहते तो मैं बोल दूंगी कुछ, अगर वो चाहते कि मैं एंटरटेन करूँ तो मैं कोई गेम खेलूंगी, बट आई विल डू वट एवर पीपल से। आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं सुहानी शाह। और आप सब लोग यार पहले से जानते होंगे, ये बहुत सोशल मीडिया पे जानी जाती हैं मैजिक ट्रिक से। पर एक और इनकी लाइफ जर्नी है जिनके ऊपर यार आज हम थोड़ा प्रकाश डाल रहे होंगे। बात करेंगे सुहानी शाह से। तो सबसे पहले यार थैंक यू हमारे बच्चों से मिलने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सुहानी। थैंक यू और अमन, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि एक तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, और अभी मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि मैं मतलब उतनी अच्छी नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना हिंदी में अच्छी तरह से बोल पाऊँ, मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे इस पॉडकास्ट के लिए। हिंदी नॉर्मल है, मैं कॉन्शियस हो गया हूँ कि यार इंग्लिश तो बोलनी पड़ेगी कुछ ही। तो जितने बच्चे हैं, काफी एक हाई डिमांड आई थी, हमने एक बार डाला था तो आया था टेक बर्नर सुहानी सा। तो मैंने कहा ग्रेट। फिर मैंने आपका कंटेंट देखा टेक बर्नर के साथ, उन्होंने कहा कि कुछ मैजिक ट्रिक्स होंगी। इनफैक्ट हमारे क्रू के अंदर काफी सारे बंदे हैं, तो एक लड़का है और वो सुबह से कह रहा है कि यार ये चीज मैंने उनका देखा है, सबकी ट्रिक्स पता चल जाती है, पर सुहानी की ट्रिक नहीं पता चल रही। देखो यार इसके अंदर क्या किया, कोई ये नहीं था। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और उससे ज्यादा मैं आपकी आज जर्नी पे फोकस देना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जितने भी बच्चे हैं वो 11वीं 12वीं कॉलेज के हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप ही से पूछूं कि कौन है सुहानी शाह, आप एक दो लाइन के अंदर अपना क्या इंट्रोडक्शन देंगे। यार ऐसे तुम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पूछ रहे हो यार। मतलब कौन है सुहानी शाह? अगर मैं काफ़ी चीज़ें करती हूँ, जैसे आपने बोला, मतलब मैं मैजिक में हूँ, स्ट्रीमिंग में बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को अगर एक चीज़ से आइडेंटिफाई करना चाहूँ, तो आई ऑलवेज से दैट आई एम एन आर्टिस्ट। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो उसके अंदर आप फिर मुझे कुछ भी करा, मेरे को आप स्टेज पे डाल दो, आप मुझे स्ट्रीमिंग करा दिया, सो आई प्रीटी मच प्रेफर दैट। बट उसके अलावा बस मैं भी वही हूँ, आई एम अ सिंपल गर्ल जो अपने गोल्स को सेट करके बैठी है और उनको अचीव करने की कोशिश कर रही है। इट इज़ जस्ट दैट। एंड उसके अंदर अब मुझे स्ट्रीमिंग करना है, अगर मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, या मुझे किताबें लिखनी है, या मुझे शोज करने हैं, वट एवर इट टेक्स, वट एवर इट टेक्स जो होता है, मतलब आई विल डू इट। मेरा बस वही मकसद है। आई मैं घिरूंगी उतने उठूंगी, एंड आई ट्राई टू डू वट एवर आई कैन। तो बस आई थिंक सब यही होते हैं, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं अचीव करने के, बस मेरे भी है। अब मैं उसको अलग अलग तरीके से अचीव करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सुहानी के बारे में। तो इंडिया के अंदर यार अगर आप देखोगे फीमेल मैजिशियन, तो उनमें एक टॉप नाम आ रहा होगा सुहानी का। साथ में इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं और सेमिनार्स लेती हैं, जो कि इन्होंने 7 साल की उम्र से शुरुआत कर दिए थे। इन्होंने अपने सेंटर्स खोल रखे हैं जहाँ पे अगर जिन्हें आप सो कॉल्ड बोल सकते हो नशा मुक्ति केंद्र टाइप चीज़ें कुछ, जहाँ पे आप हिप्नोथिसिस का यूज़ करके अ, लोगों को हेल्प करते हैं उस चीज़ से एडिक्शन हटाने के लिए। और रिसेंटली इन्होंने सोशल मीडिया पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है। तो इसी जर्नी के बारे में हम बात कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ बोल्ड डिसीजन देख रहे हैं, जैसे कि आपने घर में बैठ के पढ़ाई करने का एक डिसीजन लिया, तो किताबें लिखने का डिसीजन लिया। ये सारे काफ़ी अलग अलग हैं, यूनिक चीज़ें हैं, और इन सब के अंदर मैं डाइव करना चाहूँगा। तो सबसे पहले 7 साल की उम्र में सेमिनार लेना, ये थॉट कहाँ से आया?
और 7 साल की उम्र में सेमिनार्स नहीं लिए, मैंने 7 साल की उम्र से शोज़ करना शुरू कर दिया था मैजिक के। हाँ। तो ख़्याल आई थिंक हर बच्चा बहुत क्यूरियस होता है। उसको हुँ, अगर उसने आज किसी को स्विमिंग करते हुए देख लिया तो उसको स्विमिंग करना होता है। अगर कल उसने किसी को पढ़ाते हुए देख लिया तो उसको टीचर बनना होता है और कल किसी को उसने प्लेन चलाते हुए देख लिया तो उसको पायलट बनना होता है। तो सिमिलरली जब मैं छोटी थी तो मैं भी एक बहुत ही क्यूरियस बच्ची थी। मुझे हर वो चीज़ करनी होती थी जो मैं देखती थी लोगों को करते हुए। हुँ, और एक बार मैंने टीवी पे देखा कि कोई मैजिक कर रहा है। तो मैं गई मेरे फादर के पास और मैंने उनको बोला पापा मुझे मैजिक करना है। हुँ। तो मेरे फादर वाज लाइक कि जा जाके पढ़ाई कर। तो फिर मैं थोड़ी जिद्दी तो मैं फिर से गई उनके पास और फिर से उनको बोला पापा मैजिक करना है। हुँ, पापा फिर से बोले जा जाके पढ़ाई कर। तो हुँ, मैं फिर से गई पापा, हुँ, वो हुँ, चलता रहा। हुँ, पर एक दिन शायद उनको लगा कि यार आई एम सीरियस इन व्हाट आई एम टॉकिंग, मतलब वो लगे कि यार ये हुँ, जेन्युइनली वो करना चाहती है। तब जाके उन्होंने उसको सीरियसली लिया और फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ आकर बोली जो आज तक मेरे साथ है अमन, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दिस। उन्होंने मुझे लगा करना है तो कर ले, लेकिन जो करना है बड़ा करो, टाइम वेस्ट मत कर अपना। तो हुँ, अगर मैजिक करना है तो ऐसा नहीं कि स्कूल या कॉलेज में दिखा दिया, बड़ा शो करना है तो करो। एंड आई वाज़ लाइक ओके। अब मैं 6 साल की बच्ची और मुझे किसी भी चीज़ के लिए हाँ बोलना था मुझे। हुँ, तो मैंने बोल दिया ओके, बट मैं कोई आर्टिस्ट फैमिली से नहीं आती हूँ, कोई मैजिक का कनेक्शन नहीं है मेरी फैमिली में। तो करीबन 8-9 महीने लग गए लोगों को ढूँढने में, इक्विपमेंट्स तैयार करने में, सेट बनाने में, डायलॉग्स लर्न करने में, प्रेज़ेंटेशन सीखने में। और वो सब होने के बाद 7 साल की उम्र में मैंने जाके मेरा पहला स्टेज शो किया, जहाँ पर उस वक़्त के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो चीफ गेस्ट थे। हुँ, पूरी मिनिस्ट्री आई हुई थी, मीडिया ने अच्छा सपोर्ट हुँ, दे दिया। तो एक हुँ, किक स्टार्ट मिल गया और उसके बाद से एक वो चलन जो होता है शोज़ करने का, हुँ, वो शुरू हो गया। उसके बाद वो बंद नहीं हुआ। हुँ, पहले 4 शो हुए, फिर बॉम्बे आ गई, वहाँ पे 3 महीने शोज़ किए, फिर राजस्थान चली गई, फिर इंडिया के बाहर चली गई। हुँ, देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। एक बार जब वो चलन शुरू हुआ, उसके बाद बस यही था कि अब और क्या कर सकते हैं, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हुँ। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। अब उसके बाद जर्नी में फिर बहुत सारी चीज़ें होती गई, तो व्हिच इस इज़ दौरान जैसे अनदर बीच थिंग। में आपके मान लो बोर्ड एग्जाम आए, 10th क्लास आई होगी, 12th आया होगा, पेरेंट्स ने कभी बोला होगा कि बेटा आप ये कर लो। तो आपके ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन का ज़ोर था या उस टाइम पेरेंट्स ने देख लिया अरे नहीं बेटी काफ़ी सारे शो कर रही है और इसे इसी डायरेक्शन में हम आगे और स्टोरी क्या है वो जानना चाहेंगे? तो मैं जो शोज़ करती थी, जो हमने शोज़ करना शुरू करा, वो का आज मैं करती हूँ उससे काफ़ी डिफरेंट था। हुँ, जिसे हम कन्वेंशनल मैजिक शोज़ कहते हैं। आई डोंट नो अगर आपको पता होगा, पीसी सरकार जी के जैसे शोज़ करते थे, हुँ, या अगर अभी मैं सोच रही हूँ आजकल के बच्चे क्या समझ, सर्कस। हुँ, अगर आप एक सर्कस देखेंगे तो कैसे एक टेंट लगता है एक जगह पर और महीनों तक वो उधर रहता है। हुँ, एक-एक दिन में 2-2 शोज़ होते हैं, 3-3 शोज़ होते हैं। थोड़ा-सा उससे सिमिलर होता है। हुँ, टेंट की जगह हम एक सिटी में जाते हैं, एक ऑडिटोरियम हायर करते हैं। 2 ट्रक का सामान होता है, वो सेट पूरा लगता है, लाइट्स, म्यूज़िक, 30 लोगों का मेरा पूरा स्टाफ होता है। हुँ, और हम हर दिन एक शो करते हैं एवरी डे। वीकेंड्स पे कभी-कभी 2 शोज़ करते हैं, कभी-कभी हम एक दिन में 3 शोज़ करते हैं, ढाई-ढाई 3-3 घंटे के। हुँ, और ये चलता रहता है महीनों भर। हुँ, फिर जैसे एक सिटी में 1 महीना किया, फिर हम दूसरी सिटी गए, उधर 1 महीना किया, फिर दूसरी सिटी गए, ऐसे पूरा हमने स्टेट कवर किया। हुँ, फिर हम दूसरे स्टेट गए, तो एक बोलते हैं बंजारा टाइप ज़िंदगी थी, लेकिन हुँ, बहुत आर्टिस्टिक थी। नाउ जब जहाँ हमें बोलते हैं ना एक ऑप्शन, जैसे ऑब्स्टैकल आता था, हुँ। वो ये था कि इन्हीं बीच पे, क्योंकि हम एक कांस्टेंट शोज़ कर रहे 9-10 महीने साल के शो ही होते रहते थे। अ, ये हम 10th 12th के दौरान की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसी वक़्त एग्ज़ाम्स आती थी बीच में। ये 10th के पहले की बात है, 10th तो बहुत हुँ, दूर है, मैं तो अभी 8-9 साल की हूँ। हुँ, तो दिस इज़ लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड। हुँ, 10th वाज़ अ वेरी फार क्राई, 10th तक तो हम हुँ, पहुँचे ही नहीं। हुँ, जब हम इधर आए तभी आई थिंक जब सेकंड स्टैंडर्ड में आए, थर्ड स्टैंडर्ड में आए, तभी ये इश्यू शुरू हो गया था हुँ, कि अब हम शोज़ बंद करके एग्ज़ाम देने जाएँ, क्योंकि शो बंद करना वाज़ नॉट अ स्मॉल प्रोसेस कि हमने बंद कर दिया। वो 30 लोग हमारे पीछे बैठे हैं, इतना बड़ा स्टाफ है, इतना बड़ा उसको कलेक्ट कर, इट वाज़ अ बिग थिंग टू पुट ऑफ अ शो। हुँ, तो आई थिंक मेरा डिसीजन नहीं था, बिकॉज़ एज़ अ 7 ईयर ओल्ड आप एक बच्चा क्या ही डिसीजन लेगा और क्या ही समझेगा। मेरे को इतना पता था कि मुझे शोज़ करना अच्छा लग रहा है। बट आई रिमेंबर माय पेरेंट्स, आई थिंक वो बहुत विज़नरी रहे हुँ, और उनको लग गया था कि ये सीख तो जाएगी।
somehow I don't know उनको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, बट आई थिंक मेरे फादर के लिए ऑप्शंस बहुत क्लियर थे. उनके पास था कि या तो ये 60,000 लोगों के सामने एक शो परफॉर्म करेगी, या तो ये 60 बच्चों के साथ क्लास में बैठेगी. और उनके लिए बहुत क्लियर था कि इसको ये शो दिखाना है, पढ़ाई तो ये कर ही लेगी. आई थिंक ही हैड दैट कॉन्फिडेंस एंड आई हैड कॉन्फिडेंस इन हिम कि वो जो बोल रहे हैं सही ही बोल रहे होंगे. यू नो हाउ योर फादर इज योर सुपर हीरो. तो आई थिंक वो भरोसा मेरे फादर को मुझ पे था और मुझे मेरे फादर पे था, और वो कनेक्शन आई थिंक बस काम कर गया हमारे लिए. सो दैट वाज इट. स्कूल से हमें परमिशन नहीं मिली थी एग्जाम्स ना देने की. वो भी बहुत बड़ा एक था इशू, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन मुझे याद आ रही है, आई वुड लाइक टू शेयर. जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो जब मुझे स्कूल से, मैं कॉन्वेंट स्कूल से थी, तो वहां पे थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं. एंड ऐसा नहीं था कि मुझे मेरे स्कूल से ऐसे पूरा आउट हो जाना था या झगड़ा करना था. आई वांटेड टू बी एसोसिएटेड, कि कभी भी मौका मिले तो मैं कुछ पूछ सकूं, कुछ सीख सकूं मेरी स्कूल से. मुझे पढ़ना अच्छा लगता था तब भी. तो एक आईक्यू टेस्ट देने को बोला मेरी प्रिंसिपल ने. तो मेरे को दिल्ली लेकर गए. मैं अहमदाबाद में रहती थी, गुजरात में. मुझे दिल्ली लेकर गए, एक आईक्यू टेस्ट दिलवाया. और उस वक्त शायद उतने छोटे बच्चों के लिए आईक्यू टेस्ट होता नहीं है. तो मुझे ओल्डर जो 15 साल के बच्चे थे उनका आईक्यू टेस्ट मुझे देना था जब मैं 8 साल की थी. और उसका जो रिजल्ट आया वो अबव एवरेज. एंड मेरे रिपोर्ट में लिखा था, जो मेरी प्रिंसिपल को दिया गया, दैट इफ शी सिट्स विद स्टूडेंट्स ऑफ हर एज शी विल बी अंडर यूटिलाइजिंग हरसेल्फ. तो वो जो बिट हुआ, दैट कन्विंस्ड माय प्रिंसिपल कि अच्छा चलो ये कर सकती है. एंड तब मुझे रियलाइज हुआ, और मेरे फादर को मैंने बोला था कि मैंने तो बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट दिया, और ये आ गया कि अगर मैं के बच्चों के साथ बैठूंगी तो शायद मैं अपनी कैपेसिटीज को अंडर यूटिलाइज करूंगी. और मेरा ऐसा मानना था कि उस वक्त अगर आप किसी भी बच्चे को उठाकर वो टेस्ट दिलवाते, शायद उसका रिजल्ट वैसा ही आता. पॉइंट है कि उस उम्र पे कोई टेस्ट देता ही नहीं है, बिकॉज आई फील कि एवरी चाइल्ड इज सो यूनिक. एंड बाद में हम उसको जब एक क्लास में बैठाते हैं, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि हम सबकी एबिलिटीज को एक नॉर्मल लेवल पे लाके रख देते हैं. एक बोलते हैं कंप्रेस कर देते हैं सब चीजों को. सो आई थिंक नॉट गोइंग टू स्कूल हेल्प मी दैट वे, कि वो कंप्रेस नहीं हुआ. एंड माय पेरेंट्स हेल्प मी कि मैं जो करना चाहती हूँ उसके अंदर मुझे काफी एंकरेजमेंट मिली. एंड एग्जाम्स फिर 10th 11th तो लाइक पहुंची ही नहीं मैं वहां तक. लाइक मैंने सेकेंड, मेरा लास्ट स्कूलिंग जो हुआ वो फर्स्ट स्टैंडर्ड हुआ. फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद मैं कभी स्कूल नहीं गई. ओके तो ये तो बहुत ही ज्यादा यूनिक जर्नी हुई. तो इसके अंदर जैसे आपने कहा कि हम 30 बंदों का हमारा क्रू होता था, तो उनसे आप फुल टाइम सपोर्ट करते थे, तो क्या हम टेक्निकली बोल सकते हैं कि आपने छोटी उम्र से एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट कर दिया था? तो आप ऐसा बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट ऑनेस्टली मैंने ऐसा सोचा नहीं. व्हाट केम टू माय माइंड इज कि कितना गिव एंड टेक था यार. उनको कन्विंस करना कि वो लोग मुझे सिखाए भी बहुत बड़ी बात थी. वरना कौन आके एक 7 साल की बच्ची को सिखाएगा, करेगा. बिकॉज टेक्निकली मेरे जो स्टाफ थे उन्होंने मुझे बनाया है. मेरी पूरी अपब्रिंगिंग उन लोगों के साथ हुई है. आई रिमेम्बर हमारे शो में एक लड़का था जो हमारे कर्टन्स, उसका काम था कि टाइम पे कर्टन खोलना और बंद करना शो में. वो चौथी तक गया था, 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था. आई रिमेम्बर जब मैं 14 साल की थी और जब मैं पढ़ना शुरू किया था, थोड़ा बहुत मुझे नीड लगा था, तो मेरे को जब डिफिकल्टी होती थी मैं उसको बोलती थी यार इधर आ और मेरे को ये सिखा. क्योंकि तू भले आई मीन तुझे मुझसे तो ज्यादा ही आता है, मुझे तो उतना भी नहीं आता. तो आई थिंक माई स्टाफ एंड मी वो फ्रेंड्स हो गए थे एट वन पॉइंट. एंड आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को ग्रो करा है. अगर वो नहीं होता तो मैं सुहानी नहीं बनती, और अगर शायद मैंने उनको एम्प्लॉयमेंट दिए तो अच्छा ही है. सो आई थिंक इट्स अ गिव एंड टेक. हम आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक दैट. मैं कभी नहीं सोचती कि मेरा क्या होता है यार, वो नहीं होते तो. इट्स दैट्स द पॉइंट. हाँ नहीं, इसमें रिसेंटली हमने आपसे पहले एक और अभिनय सर करके हैं, उनका इंटरव्यू लिया था, और उनसे जब मेरी 1-to-1 बात होती है, यूजुअली जब हम ऑफलाइन जाते हैं तो पहले 4-5 घंटे में बात करता हूँ, उसके बाद हम 1 घंटे का प्योर कंटेंट निकालते हैं, जैसे कि मुझे और क्वेश्चन मिल सके उनकी लाइफ के बारे में जान के. तो उन्होंने कहा कि अमन, आप में इसलिए भी अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के बहुत पास रहे हैं, प्लस बातें मानी है हमने. तो एक यंग बच्चे के पास एनर्जी ज्यादा होती है, उनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस, आप साथ में जोड़ते हो तो बूम होता है. क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे. दोस्त भी हो सकते हैं कि एक पॉइंट पे आपकी सक्सेस देख के थोड़ा जेलस हो जाएं, इतना ध्यान ना दें, पर पेरेंट्स क्या होंगे, उनका फेवरेट जॉब ये होता है कि वो अपने बच्चे में काम कर सके. वो उनका अपने काम से फेवरेट जॉब हो जाता है. तो यहाँ पे
एक और चीज जो मैंने पिछले 2-4 साल में ईमेल्स के थ्रू देखी है, काफी बच्चे बोलते हैं कि भैया मैं लाइफ में बड़ा लोनली फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जिंदगी के अंदर कुछ ये दोस्त मुझे छोड़ के चला गया, इसलिए मैं 2 महीने काम नहीं कर पाया। मेरा ये छोटा ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैं 3 महीने काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं लोनली फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे यूँ लगता है कि यार अभी तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हैं और उसके बावजूद हम लोनली फील कर रहे हैं। सोसाइटी से आप सपोर्ट ले रहे हो, जो कि अगर हम टू बी बहुत प्रैग्मेटिक होके बात करें तो वो दोस्त जो कि सिर्फ आपके साथ चिल करने के लिए आपके साथ है, वो दोस्ती नहीं कहलाती। मैंने एक छोटा एग्जांपल पढ़ा था, रिपीट हो रहा होगा बच्चों के लिए तो, कि आपकी मान लो एक ट्रेन जा रही है और उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, पापा आपके ड्राइवर हैं, वो 2 जगह फटती है। एक जगह आपको बाँध दिया, एक जगह 10 लोग को बाँध दिया। एथिकली तो आपके ऊपर चढ़ा देनी चाहिए, आप 10 लाइफ बचाते हो, पर आपके पेरेंट्स क्या होंगे, वो 10 की तरफ बढ़ा देंगे। इस लिमिट्स तक आपके पेरेंट्स छोड़ के कोई नहीं जाएगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आजकल का बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर होता है। चलो ठीक है, 10वीं तक बहुत पिटाई करते हैं तो हम दूर हो भी जाते हैं। और मेरा मानना है जैसे-जैसे आप कॉलेज में जाते हो, तो पेरेंट्स को समझ में आता है कि यार अब हम इनका दोस्त बनेंगे, तो हमें ये ज़्यादा चीज़ें शेयर करेगा। और ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हो जाती है कि 2 से 3 साल लगा के उस जो गैप है उसको कम करे। तो आज के दिन मैं अपने फादर से सारी चीज़ डिस्कस कर पाता हूँ, ए टू ज़ेड। जो मेरे भाई को नहीं पता होंगी, दोस्तों को, वो पापा को पता है। और वो चीज़ इतना हेल्प करती है क्योंकि हर कॉर्नर पे मेरे को गाइडेंस मिल जाती है। इस पे आपका क्या टेक है? और आपको किस प्रकार से हेल्प किया? क्योंकि जैसे आपकी उम्र 7-8 साल, पर 30 साल का क्रू, तो डेफ़िनेटली उसमें पेरेंट्स ने काफ़ी अकाउंट्स वगैरह देखने में कि किसको हायर करें, कौन हमारे बच्चे के लिए ठीक रहेगा क्रू में, कहाँ-कहाँ जाना है। एक इम्पोर्टेंट रोल मुझे दिखाई दे रहा है। तो उस पे आपका क्या टेक है? आई मीन क्वाइट अग्रीमेंट जो आपने बोला कि किस तरह से हम लोगों को बाहर हमारे जीवन में ढूंढते हैं, जबकि दो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं हमारे घर पे होते हैं, हमारे पेरेंट्स। मेरे लिए इट इज़ वेरी सिमिलर। आई डोंट थिंक कि मैं आज जो भी उसका 10% भी होती अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते और जिस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो नहीं करते, हुँ, तो मैं तो पूरा क्रेडिट देती हूँ उनको। मेरे जो फादर है वो मेरे शोज का पूरा, जैसे आपने ही कहा, हुँ, कहाँ शोज करने हैं, उसका अकाउंट्स मैनेज करना, लोगों को संभालना, सैलरी संभाल, आई का मेरे को शायद पता भी नहीं है कि वो कितना मैनेज करते थे, शायद आज भी नहीं पता है, हुँ, बिकॉज हम कभी देखते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, राइट? हमारे हुँ, फादर हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो एक पूरा इतना बड़ा शो संभालना वॉज नॉट अ जोक। और हुँ, एज अ लिटिल गर्ल कितना ही आप समझते होंगे और कितना ही आप संभाल पा रहे होंगे, राइट? तो आई थिंक मेरे फादर ने वो पूरा मैनेजमेंट साइड जिसे हम बोलते हैं वो पूरा मैनेज किया। एंड माई मदर जो टेक्निकली एक डिजाइनर है, लेकिन जब मेरे शोज की बारी आई, आई डोंट नो उनका क्रिएटिव माइंड कैसा चला, मैं हमेशा बोलती हूँ माई मदर हैज बीन द ट्रू मैजिशियन। हुँ, क्योंकि मैं खाली बोलती थी ऐसा एक एक्ट बनाते हैं मम्मा जिसमें मैं हवा में उड़ रही हूँ, वो अपना पूरा दिमाग दौड़ाती थी लोगों के साथ बैठ के, शी वुड डिजाइन एन एक्ट हुँ, और उसका पूरा एग्जीक्यूशन करना, उसको बनवाना। तो हुँ, पूरा जैसे मैं बोलती हूँ, जो पूरा बैक स्टेज है मेरा, हुँ, पर्दे के पीछे की जो पूरी दुनिया है, वो हुँ, मेरी मॉम ने जिस तरीके से बोलते हैं ना पिरोई, बिकॉज वो बनाना इतना मुश्किल काम है। हुँ, क्योंकि हम जो देखते हैं वो पर्दे के आगे जो एकदम शांत सा जो चीज चल रहा है आप वो देखते हो, पीछे देयर इज केओस। हुँ, ठीक है, मतलब वो उस टाइम पे पहुंचना है, उस लड़की के कॉस्ट्यूम्स बराबर हुए कि नहीं, वो पर्दा खुला के नहीं, वो लाइट आई कि नहीं। हुँ, आई थिंक माई मदर हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब उस पूरी चीज को पिरो के एक प्रॉपर शो में डालना। हुँ, तो चाहे वो मेरे बैक स्टेज के कॉस्ट्यूम्स हो, कि पर्दों की डिजाइन हो, कभी कभी आई रिमेम्बर माय मदर टू स्टिच इट हरसेल्फ हुँ, बिकॉज टाइम नहीं है या कुछ भी है। तो आई कांट इवन इमेजिन, मैं खाली वहां खड़ी हूँ, यू नो, एक होता है जैसे एक एक्टर होता है, वो खाली खड़ा है वहां पे, हुँ, मेरे लिए मैं खाली खड़ी थी वहां पे। मेरे मॉम डैड वर द वंस हु मेड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर मी। हुँ, ऑफ कोर्स वो दोनों ऐसे थे जिसके पीछे और बहुत से लोग थे जिन्होंने एक टीम हुँ, बनाकर काम किया। एंड एज आई सेड अर्लियर, मेरा पूरा फेथ था मेरे पेरेंट्स पे कि वो तो मेरे बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते ना। हुँ। और उनकी समझ मेरी समझ से तो ज्यादा ही है, अब मैं क्या ही उनके साथ डिबेट करूंगी। तो इसमें सुहानी एक जैसे जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो कुछ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और मैं उन्हें इमेजिन कर पा रहा हूँ क्योंकि उनसे काफ़ी बातें करी है मैंने। वो कहेंगे कि मान लो सुहानी के तो यार पेरेंट्स सपोर्टिव थे, अमन के पेरेंट्स हाँ, सपोर्टिव थे। मेरे पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि मैं नेल पॉलिश लगा लूँ तो मुझे डाँटेंगे या मैं आईब्रो बना लूँ तो मुझे हो सकता है डाँट पिट जाए या मैं वो सेक्शन है और पढ़ा-लिखा सेक्शन है। मैं खुद सरप्राइज़ हो गया था। ऐसे बच्चे जो कि बहुत अच्छे नंबर लेके आ रखे हैं, टॉप कॉलेजेस में आईआईटीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, टॉप पैकेजेस तक मिल चुके हैं उन्हें और उसके बावजूद उनके पेरेंट्स कहते हैं कि यार ये क्या कर लिया? मैं रिसेंटली हमने इंटर्नशिप
जब हम देते हैं, हम कोडिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, एक लड़की थी और टॉप कंपनी, मतलब आपका 30 लाख से ऊपर का पैकेज, और उसने कहा कि, मैंने कहा अब तो पेरेंट्स खुश होंगे, इतनी छोटी उम्र में आपने ये कर लिया। बोले नहीं, खुश नहीं है, यूपीएससी का सोच रहे हैं। मैंने कहा वाह, कि एक ऐसी जॉब है जो कि कितने कम बच्चों को मिल पाती है, पर उसके बाद भी पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि नेशनल हॉबी अभी तक एक्वायर नहीं हुई है। तो वो बच्चा क्या करे? और काफी बार ऐसे में, मान लो वायलेंस इन्वॉल्व है कुछ घरों में, तो वो बच्चा नेगेटिविटी कैसे हटाए? ओके, सडनली जैसे आपने वायलेंस वर्ड यूज करा, इट गॉट अ लिटिल डार्कर। एक बार हम्म, वायलेंस बिट को बाहर रख के लेट्स टॉक हम्म, अबाउट एवरीथिंग एल्स फर्स्ट, बिकॉज वायलेंस आते ही ये पूरा कॉन्वर्सेशन एक अलग डायरेक्शन में जाता है। हम्म, ठीक है, टू थिंग्स, एक पर्सनल एग्जांपल दूंगी और उसके बाद आई टेल यू कि व्हाट आई फील हम्म, कैन हेल्प। आई डोंट नो इफ दिस इज अ सोल्यूशन और नॉट, पर मुझे लगता है कि क्या चीज मदद कर सकती है। ऐसी मेरे पर्सनल एग्जांपल में ऐसी बहुत सी चीज थी व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं थी मतलब 12 साल की, बेसिकली टीनेज, लेट्स टॉक हम्म, टीनेज में ये सब इश्यूज आते हैं। हम्म, जब आप 8-9 साल के हो, मम्मी पापा सुपर हीरोज है, ठीक हम्म, है। फिर आता है आपका टीनेज, जब आप 13-14-15 साल के, उन्होंने फोन है यार, अब आपको लगता है यार मैं तो बड़ा हो गया, अब मेरे भी ओपिनियंस हैं। आई हम्म, थिंक इट ऑल स्टार्ट्स देयर, जो मेरे साथ भी हुआ। ऐसा बहुत बार हुआ, जो मेरे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे वो बहुत मैसिव थे मेरे फादर के साथ। एंड बहुत बार मेरे फादर ने ऐसी चीजें बोली जो मुझे करनी ही नहीं थी, हम्म, लाइक आई डिडंट वांट टू डू देम एट ऑल। एंड मुझे चीज ऐसी करनी थी जो मेरे फादर नहीं चाहते थे मैं करूं। हम्म, एंड sometimes he stopped me doing things, sometimes he stopped me from आई रिमेम्बर, छोटी छोटी बातें भी हो सकती है, जैसे ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, हम्म। ये क्यों कर लिया, अब काम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, टीवी एक्स्ट्रा क्यों देख रहे हो। तो अगर बोलते कि लोग लगता है कि इतने छोटी सपोर्टिव है नहीं है, तो ये दिल्ली है, क्योंकि हर पेरेंट पक्का बोलता होंगे एग्जैक्टली एक तो बार। अगर लोगों को लगता है कि मेरे साथ ये इश्यूज नहीं थे, कि हम्म, हमारे फादर सपोर्टिव, तो बाबा ये इश्यूज तो सबके साथ है, मेरे साथ भी थे। हम्म, मैं इतना काम करती थी, मैं शोज करती थी, किताबें लिख रही हूँ, लेक्चर्स दे रही हूँ, उसके बाद भी मैं सुन रही थी। हम्म, तो आई थिंक दैट्स अ फादर, दैट्स अ पेरेंट किड्स हम्म, रिलेशनशिप, हम्म, कि वो आपसे हमेशा आपको बेटर देखना चाहते हैं, आप जो भी कर रहे हो दे वांट यू टू गेट बेटर, बिकॉज आई थिंक उनको हम पे हमसे ज्यादा भरोसा है, हम्म, वो हमारी पोटेंशियल्स देखते हैं। तो अगर लोगों को ये लगता है कि यार आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे और आपको ये इश्यूज नहीं थे, तो गाइस ये इश्यूज आई थिंक, आई डोंट नो अमन आपके साथ थे कि नहीं, मेरे साथ तो ये हमेशा थे, हम्म, मेरे साथ ये आज भी है। ठीक नहीं, है, आज मैं भी मैं रोज डांट तो हाँ, मिल जाएगी मेरे को। प्लस बचपन में तो यार, मतलब मुझे नहीं पता, मेरी तो पिटाइयाँ हुई हैं बेल्टों से। मैं तो बोलता हूँ पॉडकास्ट में मम्मी, और वो नहीं नहीं, ठीक है, मेरे मतलब मेरे सुधार। उतनी नहीं हुई, मैं मैं बहुत यूँ नहीं कह अच्छी रहा बच्ची थी। होनी चाहिए, मैं पर बहुत हाँ, अच्छी बच्ची थी, मेरे वो सब नहीं हुए। नहीं, मैं बहुत शरीफ बच्चा था। मैं गाय, मतलब शांत, जिसे बोल दें क्लास की गाय ये है, तो वो अमन निकलता है, ऐसे फ्रंट बेंच पे बैठने वाला लड़का। पर मान लो किसी, तो मतलब ऐसा नहीं, तो ठीक है, वो चीज डांट पड़ी कभी हाँ, कभी, इसका बुरा नहीं मतलब लगता। आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये घर घर की कहानी मुझे हम्म, आज भी पड़ती है। हम्म, मतलब खाना स्पेशली, आप खाना हम्म, नहीं खाते उसमें तो कितने डांट, आई एम टेलिंग कि मैं अभी आपसे पॉडकास्ट कर रही हूँ, हम्म, मेरी मम्मी अभी यहाँ से आई है और यहाँ पे मेरे लिए नाश्ता रख कर गई है कि तू खत्म करना तेरे पॉट, मैंने कहा पॉडकास्ट के बीच में मैं कैसे खाऊंगी, हम्म, बट वो आई एम नॉट किडिंग, ये देखो ये रहा मेरा नाश्ता, हम्म, ये इधर पड़ा है। हम्म, हम्म, सो आई मीन दैट्स योर पेरेंट्स राइट। सो ये चीज बच्चों को दिमाग से निकालनी है कि व्हेन दे सी अदर पेरेंट्स और उनको लगता है देखो उनके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, हम्म, ये जो स्टोरी है, जो मुझे भी लगता था, मैं मना नहीं करूंगी, एज अ किड मुझे भी लगा है, हम्म, बट आई थिंक एक सेंटेंस है जो मेरे दिमाग, मेरे को कभी कभी कुछ चीजें बहुत दिमाग में सेट हो जाती है। हम्म, सो आई रेड दिस समवेयर, एवरी फैमिली हैज इट्स ओन डार्क स्टोरी, हम्म, हर परिवार की अपनी एक अंदरूनी कहानी है। हम्म, ठीक है, तो वो हमको समझ ही, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता उस फैमिली में क्या हो रहा है, हमको बाहर से सब ठीक दिख रहा है, हम्म, बट जैसे आपकी है ना वैसे सबकी है, ये चीज हर बच्चे को अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए। हम्म, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट जो आपने बोला कि जब ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, बच्चे को कुछ करना होता है, माँ बाप कुछ और सोचते हैं, तो वो क्या करे, उसको कैसे, चाहे वो नेल पॉलिश लगाना हो, चाहे किसी को गिटारिस्ट बनना हो, चाहे किसी को करियर ऑप्शंस में डिफरेंसेस चाहिए, ठीक है, लाइक मुझे एक स्ट्रीमर बनना है, यूट्यूब स्ट्रीमर बनना है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई तू पहले अपना इंजीनियरिंग खत्म कर ले, वट एवर इट इज। फॉर मी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है बिकॉज इट्स वेरी स्पेसिफिक, हर कहानी बहुत डिफरेंट होती है, जिसको आप एक जनरल सोल्यूशन नहीं दे सकते हर एक की कहानी के लिए।
But there's one thing which I feel can help, and that is communication. बातें. मैं बहुत बार देखती हूँ कि जब बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बातें कम होती है या बंद हो जाती है, वहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है. जब तक बातें हो रही है, आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. बिकॉज क्यों कर सकते हो? क्योंकि एंड गोल बच्चों का और माता पिता का सेम है. अगर मैं एक बच्ची हूं तो मैं चाहती हूं कि मैं खुश हूं लाइफ में. मेरे माता पिता एज माई पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं लाइफ में खुश हूं. तो जो एंड गोल मेरे पेरेंट्स का और मेरा है, या किसी भी बच्चे और उनके पेरेंट्स का, वो सेम ही है कि वो खुश रहे, कि बच्चा खुश रहे. प्रॉब्लम इधर आती है कि भाई बच्चा बोलता है मेरे को यहाँ से खुशी चाहिए, माँ बाप बोलते तेरा रास्ता ये है, तुझे यहाँ से खुशी मिलेगी. खुशी तो दोनों को ही चाहिए. आई थिंक दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, जब लोगों को लगता है कि पाथ्स डिफरेंट हो जाते हैं. एंड हियर इज व्हाट आई फील कम्युनिकेशन हेल्प्स. कि जब हम समझा रहे हैं कि हमें क्यों लगता है कि ये बेटर है, जब वो हमें समझा रहे हैं कि उनको क्यों लगता है कि वो बेटर है, और ये कॉन्वर्सेशन थोड़े दिन तक चलता रहे और ऑटोमेटिकली एक ऐसे पाथ पर आए जो शायद हमको लग जाए कि वो सही है, उनको लग जाए कि हम सही है, या दोनों मिलकर एक ऐसे मिडिल ग्राउंड पे आ जाए कि चलो पहले ये ट्राई कर लेते, फिर वो कर लेते, चलो वो कर लेते. What I mean to say is everybody will have a solution. ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रॉब्लम इंडिया में ऐसी है जिसका सोल्यूशन नहीं है. और इसमें जब आप बातें कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट डे गए और पापा जी ने बैठ के आपको पूरा एंटरटेन कर लिया. हो सकता है आपको वो लेवल ऑफ कंफर्ट लाने में महीनों लग जाएं, कुछ केसेस में सालों लग जाएं. एक बच्चे का मैं किस्सा बताता हूँ. तो मैंने उनसे कहा यार अपने पेरेंट्स से जाके बातें करो, डिस्कस करो. तो पेरेंट के पास गया वो. तो बेसिकली मैंने उस बच्चे को नहीं भेजा, उसके एल्डर जो ब्रदर था उसको कहा कि अपने पेरेंट्स को बोलो कि अपने छोटे भाई से बातें करें. तो उसके नंबर कम आए थे जेईई मेंस के अंदर. तो मैंने कहा यार बजाय उसको लूजर और ये ब्रांड लगाने के, उसे खुद पता है उसे जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्या करेगा वो जिंदगी में, बजाय कि आप उसके सर्टिफिकेट लगा दो कि हाँ भाई तू लूजर है, आप जाके उसे थोड़ा इनकरेज करो कि यार अभी भी कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं, नंबर कम है, आगे लाइफ अभी बहुत लंबी पड़ी है. तो उसके पापा बोलते मैं तो नहीं बदल सकता, मैं तो जैसा हूँ वैसा रहूंगा. तो ये चीजें आ सकती हैं क्योंकि बच्चा कोई पॉडकास्ट दे वो सोच सकता है कि हाँ ये तो अभी बैठ के माइक के आगे कुछ भी बोल रहे हैं, पर इन्हें क्या पता मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है. तो हाँ वो चीज टाइम ले सकती है, हो सकता है उसमें 2 से 3 साल लगे, पर कॉलेज के अंदर यार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक छोटी चीज से स्टार्ट करो कि यार ये चीज शेयर कर दी, ये चीज शेयर कर दी, और उन्हें लगेगा कि हाँ यार इसने ये चीज बताई, मैंने सुनी, तो अब मैं इसके बारे में ज्यादा जानता हूँ. दोस्त तो वो आपका बनना चाहते हैं, ये फॉर श्योर है. तो फिर धीरे धीरे आपको चीजें उनके साथ एक खोलनी. और चीज, आई एम सॉरी टू कट यू, बट एक और चीज मैं ऐड करना मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि एज किड्स हम लोग बहुत हार्श हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स पे? हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे पेरेंट्स से कितनी ज्यादा है. मे बी हम एक बॉलीवुड मूवी देख ले, हाँ हम एक कोई मूवी देख लेते हैं और वहां पे हम एक परफेक्ट फादर इमेज देख लेते हैं, या हम कोई सीरियल देख लिया, हमने किसी और के पेरेंट्स को देख लिया जिनकी लाइफस्टाइल अलग है, जिनकी उनकी खुद की अपब्रिंगिंग बहुत अलग है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स साइकोलॉजिस्ट होंगे जिनको हमारी माइंड की बातें पता होगी, जिनको बिहेवियरल, उन्होंने इस टोन में क्यों बोल दिया, उन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया, वो समझ क्यों नहीं रहे मुझे. आई मीन हम चाहते हैं कि दे हैव टू बी परफेक्ट फादर इमेज जो हमने हमारे माइंड में बनाई है. जब हमारी परफेक्ट इमेज जब हमारे फादर हमारे माइंड के परफेक्ट फादर इमेज से नहीं मिलते, हमको उनसे वो प्यार नहीं आता, या हम उनको उस परफेक्ट तरीके से देखना भूल जाते हैं या बंद कर देते हैं. And I think that's too harsh on them. At the end of the day, they are humans. जिनकी खुद की अपब्रिंगिंग रही है, जिनकी खुद की लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हैं, जो खुद अपनी इश्यूज से भी कोप कर रहे हैं. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफेक्ट होने चाहिए, उनको लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होना चाहिए, व्हिच इज नॉट राइट. कि ठीक है, हमारी इमेज वाली चीज आपका अच्छा पॉइंट लगा मुझे. और काफी बार इंडिविजुअल्स तब पेरेंट्स बन जाते हैं जब वो खुद एज एन इंडिविजुअल हो सकता है उन्होंने पूरा ग्रो नहीं किया हो, ये काफी चीजें नहीं सीखी हो, पता चला कि वो अपने गांव में हैं, गांव से बाहर कभी निकले ही नहीं, उन्हें नए ट्रेंड्स के बारे में नहीं पता, तो जो चीज गांवों में चल रही है वो उनके लिए सो कॉल्ड सॉलिड है. तो वहां पर दिक्कत हो सकती है. अब इसमें पेरेंट्स का इशू नहीं है, वहां पे अब आप ज्ञान की ज्यादा प्राप्ति करें और उस ज्ञान को शेयर करें. आप अब ये नहीं है उसका मतलब कि यार आपका नॉलेज इंस्टाग्राम रील से आ रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स से आ रहा है, रैंडम चीजों से आ रहा है. चलो ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम रील्स में खराब कंटेंट है, मतलब अच्छा कंटेंट भी है, पर लाखों कंटेंट है, आपको अच्छा पकड़ना पड़ेगा, किताबें पढ़ें, आप वो सारी चीजें करें और उसके बाद चीजें शेयर करें. एट द लास्ट आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और एक चीज माननी पड़ेगी कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए गलत नहीं चाहता. ठीक है. इस चीज के बाद अब मैं एक नई चीज करना चाहता हूँ सुहानी आपके साथ. मान लो
मैं आपको इंडिया का बच्चा देता हूँ जो कि 10th 12th कॉलेज का बच्चा अभी आपको देख रहा है और वो आपके पास 1 मिनट के लिए है, तो आप उसे क्या एडवाइस दोगे? आप चाहें तो 10 से 15 ओह सेकंड के लिए सोच लें कि यार ये 4-5 चीज़ें मुझे उसे बतानी है। तो टॉपिक है 1 मिनट एडवाइस फ्रॉम सुहानी शाह फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर मुझे उसको क्या बोलना है। हुँ, टेक्निकली 1 मिनट के अंदर एक एक स्टोरी बताती मैं उसको, हुँ, लेकिन 1 मिनट के अंदर वो स्टोरी नहीं आएगी, तो वो स्टोरी का मैं आपको सार, मतलब सार नहीं, उसका जो सीख है वो बता देती हूँ। आई विल टेल द चाइल्ड ओनली अ फ्यू वर्ड्स। मुझे उसको ये बोला कि बेटा, लाइक बी डेस्परेट फॉर व्हाट यू वांट इन लाइफ। वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। हुँ, मतलब अगर आप डेस्परेट नहीं हो ना, आपको जो चाहिए वो उसको पाने के लिए, तो कोई और है जो उसको ले लेगा, जो डेस्परेट है उसके लिए। रैट रेस में है हम लोग। हुँ, तो दुनिया में कोई आपको आके सिखाए ना सिखाए, कोई सब आपके पीछे खड़ा है नहीं खड़ा है, इट डजंट मैटर। अगर आपको करना है ना, आप करोगे। जस्ट हैव दैट पैशन। मतलब मेरे को इतना ही बोलना है बेसिकली। अब इसको मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। हुँ, You need to be passionate, you need to be desperate to be successful. हुँ। Till you are not desperate to be successful, you will not be successful. Simple. यहाँ अब पे सक्सेस आप क्या मानते हो वो आपका खुद का डेफिनेशन है। व्हाट यू वांट सक्सेस टू बी, हुँ, वो एक अलग चैप्टर है। चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, या वो फेम हो, या वो ग्रेट मैरिज हो, या वो अच्छे मार्क्स लाना हो, या पेरेंट्स के साथ बेटर रिलेशनशिप हो। व्हाट यू डिफाइन सक्सेस इज डिफरेंट, बट बी डेस्परेट टू बी सक्सेसफुल। डोंट गिव अप। हुँ। जस्ट एक बार गिर गए तो छोड़ दिया। अरे डेस्परेट, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, बट वी विल नॉट रेस्ट टिल आई गेट सक्सेसफुल। दैट इज इंपॉर्टेंट। पैशनेट जो शब्द है वो काफ़ी बच्चे ने अलग-अलग मीनिंग समझ रखा है। आपका क्या टेक है उस पे? पैशन पैशन, आई मीन इन व्हाट डिफाइनिंग योर पैशन, क्या आप क्या अचीव करना चाहते हो वैसे कि इन व्हाट वे? मतलब बच्चा जब कहता है कि मुझे लाइफ में पैशन नहीं मिल रहा, तो पहले मैं बोलता हूँ पैशन का मतलब पता है आपको? क्या ढूँढ क्या रहे हैं हम? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आप मुझे भी, आई थिंक, हाउ डू आई डिफाइन पैशन इज समथिंग, something I will never give up on, something I really want to do, व्हाट विल बी द जिसके लिए, मोटिवेशन? सॉरी। मोटिवेशन क्या है पैशन के अंदर? और कितने दिनों में मिलती है ये चीज़? कहाँ मिलती है? Oh, बच्चा I तो don't think there सोचता है is a कि मुझे ये भी way. पसंद है, ये भी पसंद है, परसों ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है, पता नहीं करूँ, नहीं करूँ, तो ये पैशन है, नहीं है। इस पे मेरी एक चीज़ मैंने पढ़ी, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आप बताएँ उस पे आपको टेक। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल यूज़ किया गया कि पैशन का पहले तो लिटरल मीनिंग होता है टू सफ़र। इट डज़न्ट मीन कि आप जो काम करोगे उसमें आपको मज़ा आएगा, जो कि हम सोचते हैं पहली बार उस शब्द को देख के। इट मीन्स टू सफ़र फॉर अ वर्थव्हाइल कॉज़ इन योर लाइफ़। तो अगर हम अपने फ्रीडम फाइटर्स का एग्ज़ाम्पल लें, तो लड़ने के लिए ना उन्हें पैसे मिलते थे, इनफैक्ट उन्हें जेल में जाना पड़ता था, फैमिली से दूर होते थे। पर उन्हें लगता था कि यार इस पृथ्वी पे कुछ आए हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि यार बाद में मुड़ के देखेंगे तो लगेगा हाँ वर्थव्हाइल कॉज़ है, पूरे देश को आज़ाद करवा दिया। सो पैशन इज़ समथिंग वर्किंग फॉर अ वर्थव्हाइल कॉज़। मान लो कि कोई भी एक मार्केट डोमेन है और उसके अंदर एक पेन है और उसको आपने दर्द दूर कर दिया और उससे कुछ 5 लोग, 10 लोग, 5,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है, तो वो एक अल्टीमेट चीज़ होती है जिसका एक आदमी देखता है कि हाँ यार ये चीज़ मैंने करी। डिप्रेशन में जैसे आप ये बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपके पास तो लोग भी वैसे आते हैं। मुझे एक आईएएस के साथ अभी हमारा इंटरव्यू था। उन्होंने बताया कि यार जब व्यक्ति को यूँ लगने लग जाता है कि ज़िंदगी में मेरे अस्तित्व से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करोगे तब भी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो वो डिप्रेस हो जाता है। वहीं पे उसे लगे कि यार मैंने तो हर बंदे की लाइफ में ₹2-2 की वैल्यू एडिशन कर रखी है और ये 100 लोगों को ₹200 की वैल्यू एडिशन मैं हटाऊँगा तो 200 का नुकसान होगा। तो उसे ये लगता है कि हाँ यार, मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ, कुछ कर रहा हूँ। क्या वो रीज़न है कि बच्चा जब जॉब करने जाता है, उसे पहला पैकेज मिला 20 लाख का कॉलेज के बाद, वो बहुत खुश है। अरे वाह यार! मेरे को फ्री का कंप्यूटर, अपनी डेस्क मिलेगी, लोग आएँगे, नए ऑफ़िस, लिफ्ट वगैरह सारी चीज़, ओला, उबर मेरे को मिलेगी घर जाने के लिए, बंदा बहुत एक्साइटेड है। फ्री की कॉफ़ी मिल रही है मुझे, वाह! पर वही बच्चे से आप 2 साल बाद जब बात करते हो, तो वो गुस्सा है उसे मैनेजर के प्रति, अपने ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति, वो सैटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट उसे 5-10 हज़ार रुपए भी ज़्यादा लगते थे, वहाँ उसे किसी ने 20 लाख का पैकेज दिया तो वो खुश है।
2 साल बाद उसे लगता है यार पैसे तो मैं बाकी मीडियम से भी कमा सकता था, अब तो मेरे पास आ चुके हैं। तो उसे लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ? आदमी दिन में दिन में 24 घंटे हैं, आप 6 से 8 घंटे सो जाते हो, 10 से 12 घंटे आदमी औरत काम करता है। बचा हुआ टाइम अपने पार्टनर फैमिली के साथ आप बिताते हो। तो मेजॉरिटी टाइम आप काम कर रहे हो और वो आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही है। अब वो मल्टीपल रीज़न्स की वजह से हो सकती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपनी गलत चीज़ में घुस गए, हो सकता है जिस ऑर्गनाइज़ेशन में उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो, तो आपको काम पसंद नहीं आ रहा, आप ऑर्गनाइज़ेशन बदलो, शायद चीज़। पर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है, अगर कि यार आपका फर्स्ट रीज़न ही मॉनेटरी था और मॉनेटरी एक पॉइंट के बाद आपको सैटिस्फाई नहीं कर पाता। आपका पैकेज 18 का है, 22 का है, वो एक पॉइंट के बाद उतना मैटर नहीं करता। अगर आप एकदम इनिशियल स्टेजेस में हो यार, हैंड टू माउथ है तब हाँ, वो मैटर करता है। पर आप जैसे ही उससे थोड़ा ऊपर जाते हो, फिर आप ये देखने लग जाते हो कि यार ज़िंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब क्या मैं वो बंदा होने वाला हूँ जो कि ओके, मैं 18 तक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, फिर मैं कॉलेज गया, फिर मैं वहाँ पे अच्छी सीजीपीए लाके प्लेसमेंट मिल गई, मेरी शादी हो गई, शादी के बाद में 2 बच्चे हो गए, एक को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ, एक मेरी बात मानता है, एक नहीं मानता है। ओके, अब इसने यहाँ से बाहर से पढ़ाई करी, इसकी शादी हो गई, शादी होके ये इधर पे सेटल हो गया, मेरा पेट थोड़ा बड़ा हो गया, एक घर ले लिया, उसके आगे छोटा लॉन है, 8 साल पुरानी गाड़ी है। ओके, अब मैं आसमान की तरफ देख सकता हूँ क्योंकि जनाब मेरे पास रिटायरमेंट प्लान है। ये चीज़ तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस पृथ्वी पे आज के दिन इतने लोग ज़िंदा हैं जितने कभी मरे नहीं। तो क्या आपको भी सेम कॉपी पेस्ट मारना है या फिर आप अपने से अलग? और ये प्रश्न टच करने लग जाता है। एक बच्चा कॉलेज में होता है, उसके बैच में 500 हज़ार बच्चे होते हैं। उन 500 हज़ार में से 2-3 बंदे सुहानी जैसे निकलते हैं। मतलब वो बहुत खींच के लेके जाएँगे और फिर आदमी अपने आप से पूछता है कि यार ओके यार, ये व्यक्ति मेरा बैचमेट था। तो आपके केस में तो जर्नी खैर फिर भी बहुत डिफरेंट है, आप स्कूल ही नहीं गए, मतलब बंदा देख सकता है कि यार बंदे ने बहुत पहले से मेहनत करनी स्टार्ट करी। पर काफ़ी बार बच्चा यार ये तो मेरा बैचमेट था, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। इसने ऐसा क्या करा कि यार इससे इतना मिल गया और वो चीज़ चुभने लगती है कि यार ये तो मैं भी कर सकता था। तो वहाँ पे अब पैशन शब्द का क्या मतलब बताएँ? मेरे को तो यूँ लगता है कि यार मेरे को रात को 2 बजे भूख लगती है और वहाँ पे ज़ोमैटो, स्विगी ने आके मेरा वो पेन दूर कर दिया क्योंकि अब मैं रात को ऑर्डर कर सकता हूँ, मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। वहाँ पे आपके ओला, उबर ने आके मेरा एक पेन दूर कर दिया, राइट? तो आपको इस देश से अगर अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है तो आप सिर्फ सरकारी डायरेक्शन में नहीं भेज सकते। वहाँ पे तो यार 2-2 साल में फॉर्म नहीं निकलते। एसएससी में अभी 200 में से 200 नंबर जिस बच्चे के आए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन, 10 लाख बच्चे सेम दिमाग, सेम किताब, एक के पीछे भाग रहे हैं। वहीं पे सुहानी आप ज़्यादा इतने शो किए हैं, आपने ऐसे इंडिविजुअल्स डेफिनिटली देखे होंगे जो कि उसी अमाउंट ऑफ मेहनत में क्योंकि डिसीजंस थोड़े ज़्यादा यूनिक थे, बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस। ये मैंने कहीं सुना था और मुझे बहुत अच्छा दैट्स ट्रू। लगा। और रिस्क क्या है यार? रिस्क लेना क्या है? मतलब मैं तो कहता हूँ आपने भेड़-चाल करी, सारी भेड़-चाल है, एक भेड़ कुएँ में कूद गई तो पीछे की 500 सारी उस कुएँ में कूद जाएँगी। आपको किसी ने कहा मैं आपको 50 देखो यार जॉब करना मेरे को बिल्कुल इफ आपको अच्छा लीडर बनना है तो आपको एक अच्छा फॉलोवर बनना पड़ेगा। पर मेरा मानना है आपको जॉब के लिए मान लो एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वो 100 बंदे रिक्रूट करती है अपने हैदराबाद कैंपस के लिए, कहीं के लिए भी। तो आपका मिशन ये होना चाहिए यार मैं बेस्ट बनूँ, ऊपर के 2 बंदों में आऊँ या फिर मेरे को अच्छे में इसी में खींच के लेके जाना है। जो भी आपका प्रोफेशन, मैं शेफ बनूँ तो बढ़िया वर्ल्ड क्लास लेवल का बनूँ, जो आपने पहली चीज़ बनी, जो भी करो बहुत बढ़िया करो, ये आपके पेरेंट्स ने कहा। पर अगर आप उस इंटेंशन के साथ जा रहे हो कि जनाब ओके मेरे को 50,000 70,000 लाख रुपए में कोई आदमी ज़िंदगी भर के लिए बाँध सकता है। मैंने कहा वो है सबसे बड़ी रिस्क। अपने ऊपर काम ना करना है सबसे बड़ी रिस्क। पर वहीं आपने 3-4 साल काम किया, आप कुछ ऐसी चीज़ जनरेट कर सकते हो कि जहाँ पे शायद आप सातों दिन काम कर रहे हो, जैसे कि आप हर दिन जाके शो कर रहे हैं, पर आपने 30 लोगों का घर और चला रहे हो। तो वो आपको वो सैटिस्फैक्शन दे रहा है कि हाँ यार, मैं ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ। साथ में आपने कुछ और सेंटर्स खोल रखे हैं, तो आपको लगता है हाँ यार, ये और बेहतर काम कर रहा हूँ, कुछ किताबें लिख रहा हूँ, लोगों को हँसा रहा हूँ, एंटरटेन कर रहा हूँ। तो ये आपकी वो चीज़ हो गई, आपका पर्पस हो गया। इस प्रकार की चीज़ अब आप अगले 40 साल इस चीज़ को बना आपने बेस फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली। तो इस पे अब आपका पैशन पे क्या टेक है? um, काफी सारी और एक इंटरेस्टिंग। छोटा सॉरी और कि मुझे लगता है पैशन एक दिन में नहीं मिलता। आपको थोड़ा स्किन के अंदर घुसना पड़ेगा। जैसे आपने बचपन में देख लिया, अरे मैजिक अच्छा है, फिर पेरेंट्स ने थोड़ा लड़-झगड़ के आपने थोड़ी-सी परमिशन माँगी, आपने किया, आपका और मन किया। फिर आपको लगा, अरे मैं अपनी क्लास में बेस्ट मैजिशियन हूँ, मैं थोड़ा और करती हूँ, मैं अपनी स्कूल में बेस्ट हूँ, थोड़ा और करती हूँ। फर्स्ट सेकंड क्लास में जो एक बच्चा होता है कि यार ओके मैं बाकियों से तेज भागता हूँ, ठीक है? उसे लगता है ओके मुझे गोल्ड मेडल मिला सेकंड क्लास में क्योंकि मैं रेसिंग में फर्स्ट आया। वो जब 7th क्लास में उससे आप फुटबॉल खिलाते हो, आप बच्चा बोल देगा, "अरे यार! फुटबॉल तो मेरा पैशन है, बास्केटबॉल तो मेरा पैशन है।" क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी इतने दिनों से मैथ्स में बचपन में 30 में से 30 आए, 3rd क्लास में, 1st क्लास में, तो बोलेगा, "अरे! मेरा तो 7th में भी अच्छा, 8th में भी अच्छा, अब मैं जेईई की प्रिपरेशन करूँगा 11वीं क्लास में।"
उसे आपने बोल दिया बचपन से, अरे यार तुम तो शरीफ बच्चे हो, अब तो भाई मेरे को ये टैग बना के रखना है, मैं बहुत शरीफ बच्चा हूँ। आपने बोल दिया बदमाश है, तो वो 4th क्लास में ही ग्लास तोड़ेगा, मैं तो हूँ बदमाश। वो उस टैग को फॉलो अप करने की कोशिश करता है। तो अब आप इस पे क्या टेक लेना चाहेंगे? काफी सारी चीजें अमन आपने बोली है अबाउट फाइंडिंग पैशन, ठीक है। आई आई रिमेम्बर, मैं एक कॉलेज के लेक्चर, कॉलेज का था या किसी तो क्लासेस का था, किसका था, मैं एक लेक्चर दे रही थी टू ऑल दीस कॉलेज स्टूडेंट्स। उन्होंने मुझसे ऐसा ही सिमिलर सवाल पूछा था, पैशन वर्ड यूज किया था कि करियर वर्ड यूज किया था, कि हाउ डू यू डिफाइन के हाउ डू आई नो कि मुझे करना क्या है, व्हाट इज माय कॉलिंग, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू, ठीक है। तो आई रिमेम्बर मैंने उसको सामने से पूछा था कितनी चीजें ट्राई करी अभी तक, तो उसने बोला अभी तो मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे करना क्या है। हमने ट्राई कितनी चीजें करी है, नहीं मुझे पता नहीं ना मुझे क्या करना है। I'm like that's the point. That is exactly, I feel मेरी तरफ से कि this is exactly the problem. हम ये सोचते हैं कि जब तक मुझे मेरा पैशन नहीं मिलेगा, जिसके लिए मैं स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूँ, जिसके लिए मैं सब कुछ दाव पे लगाने के तैयार हूँ, जब तक मुझे वो मिलेगा नहीं मैं कुछ करूंगा नहीं। मैं अभी मेरा पैशन ढूंढ रहा हूँ, कैसे मिलेगा? ऐसे आप रात को सो रहे हो, सुबह उठोगे आपको पैशन मिल जाएगा? व्हाट आर यू आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है पैशन मिलने की? दैट इज माय प्रॉब्लम। लोग जैसे मुझे बोलते हैं कि मैं मैजिक करती हूँ, मैजिक इज माय पैशन, मैं बहुत डंके की चोट पे बोलती हूँ दैट मैजिक इज माय पैशन। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बोलती क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से कर रही हूँ। बहुत कम लोगों को पता है, इट इज वेरी वियर्ड कि मैंने बहुत कम उम्र पे शुरू किया। मैं मैजिक शुरू करने के पहले गुजरात स्टेट लेवल स्विमर रह चुकी हूँ। मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब मैंने स्कूल छोड़ा तब मैं सेकंड रैंक पे आई थी, लाइक सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है। तभी मेरी प्रिंसिपल मुझे स्कूल छोड़ने नहीं देना चाह रही थी। मैं उसके बाद 8 साल की उम्र में मैं फिर से स्विमिंग में थी। मैं तब वापस गुजरात स्टेट को रिप्रेजेंट करती थी नेशनल्स में, उधर भी मेडलिस्ट थी, स्टेट लेवल चैंपियन थी। मैंने कंप्यूटर्स में, आई थिंक मैं इंडिया में यंगेस्ट थी जिसने डिप्लोमा किया था, मैंने 9 साल की उम्र में किया था। मैं एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर हूँ। टेनिस खेलना मेरा पैशन है। मैं 4 किताबें लिख चुकी हूँ। टेनिस 7 से 8 साल खेला मैंने, लॉन टेनिस। आई लव टेनिस। मैं बहुत अच्छा नहीं खेलती पर मैं खेलती हूँ ठीक है। बट मैं 4 किताबें लिख चुकी हूँ साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प पे। मैं पॉलिटिक्स में रही हूँ 4 साल, और ये मैं अभी की बात कर रही हूँ, आफ्टर इन द जर्नी ऑफ माई मैजिक। ऐसा नहीं कि उसके पहले या बाद में, मतलब मैजिक मैं 7 साल से कर रही हूँ तो वो तो एक स्टेडी था ही, ये सब उसके साथ होता गया। मैंने इतना सब कुछ किया है, उसके बाद भी मैं बोलती हूँ मैजिक इज माई पैशन, क्योंकि अब मुझे कंफर्म हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने बचपन से मैजिक किया, मैंने और कुछ लाइफ में ट्राई नहीं किया तो मुझे शायद मुझे कुछ और ज्यादा पसंद आ जाता, पर मैंने मैजिक के अलावा कुछ ट्राई नहीं किया तो मुझे पता कैसे चलता। इट्स लाइक आप किसी को एक शादी के बुफे में डाल दो, वहां पे एक ही डिश है और बोल दो कि यही पसंद है, पर अगर जब वहां पे 10 चीजें होगी तो पता चलेगा ना मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, अरे ये तो फेवरेट है, ये तो मिस कर ही नहीं सकते। वही तो, देखो, खाओ, एक्सपीरियंस करो, लोगों से पूछो, अगर खुद को नहीं, मतलब नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। सो फॉर मी, मैंने कितनी सारी चीजें ट्राई करी है, लेकिन एक चीज जिसके पास मैं बार बार वापस आई वाज मैजिक। अब मैं ऐसी सिचुएशन के मैजिक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार, आई एम रेडी टू स्ट्रगल इफ इट इज फॉर मैजिक, दैट्स माय पैशन नाउ। एंड नाउ आई रियलाइज मोर देन मैजिक इट इज लाइक स्टेज। मुझे स्टेज पे रहना पसंद है, और स्टेज पे अगर मुझे मैजिक करने को मिल गया तो फिर तो बोलते ना सोने पे सुहागा है मेरे लिए। सो आई स्ट्रांगली फील, एंड स्पेशली किड्स, क्योंकि हम जिनसे हम अज्यूम कर रही हूँ कि जिनसे अभी जो मैक्सिमम आपके व्यूअर्स है, दोज आर ऑल स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। एंड जैसा आपने ही पहले बोला कि इस समय पे सबसे ज्यादा टाइम होता है कंपेयर्ड टू इन योर लाइफ। जितने भी बच्चे बोले मेरे पास अभी टाइम नहीं है, गाइस इसके बाद और नहीं होने वाला है। क्या सोच रहे हो आप, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कॉलेज खत्म होने के बाद लाइफ एकदम फ्री? डूड नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। यू डोंट रियलाइज इट, बट उसके बाद लाइफ के प्रेशर्स अलग हो जाते हैं। तो इवन दो आपके पास फ्री टाइम होगा, आपके पास शायद वो कैपेसिटी नहीं होगी कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करने की। तो दिस इज योर टाइम टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स। तो नई नई चीजें ट्राई करो, जो आपको, हमेशा बोलते हैं एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रखो, हर व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट आना चाहिए, एक एक्स्ट्रा डांस फॉर्म आना चाहिए, पॉलिटिकल व्यूज होने चाहिए, अपनी खुद की ओपिनियंस होने चाहिए, नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। और जितना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, बाद में हम चीजें एक ही करेंगे, तो क्या हमने टाइम वेस्ट किया इतनी चीजें देखने में? कभी नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें हमने सीखी है वो कहीं ना कहीं हमको लाइफ में हमेशा हेल्प करती ही है।
at one point or the other, all the extra knowledge you have other than the profession you have chosen is always going to enhance your personality, your confidence level. अब you will go into any room, आप कोई भी रूम में जाओगे, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि कोई भी टॉपिक निकालो, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, या तो मैं नॉलेज लेने के लिए तैयार हूँ. तो आई थिंक दैट हेल्प्स. तो अगर आपको अपना पैशन फाइंड करना है, कोई आपको यूफोरिया मोमेंट नहीं होने वाला है कि अभी मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है, ठीक है. इनफैक्ट शायद आपको पता चल भी जाए ना कि आपको क्या करना है, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि 4 साल बाद आपको लगे कि मैं बोर हो गया हूँ. और वो चांसेस बहुत ज्यादा है. मैं बोर हो चुकी हूँ मैजिक से, मैंने कुछ और ट्राई करा, फिर रियलाइज किया ये तो उससे भी बुरा है, केम बैक टू मैजिक. तो बी ओपन टू इट and do a lot of things. Be a like another thing, I want to use the word hustler, but I always say hustler is sometimes लोगों को अच्छा नहीं लगता वो कि इतना क्यों hustler बनना है. बट मेरे साथ बहुत बार मुझे लगा सोनी तू बहुत बड़ी hustler है, and I'm like मैं हसल मुझे तो अच्छा लग रहा है. I'm enjoying what I'm doing. मेरे को बहुत मजा आ रहा है. अगर मुझे मजा नहीं आएगा कोई चीज करने में, मैं नहीं करूंगी. I'll enjoy what I do. But another thing, you were saying something कुछ पहले और मुझे context नहीं मिल रहा, लेकिन I'll add it right now. I have always believed something कि growth important है, evolve होना important है. अगर 4 साल पहले आप कुछ कर रहे थे और आपके कुछ views थे किसी चीज को लेकर, और 4 साल बाद आज भी आप उधर ही हो और आपके views भी सेम ही है, I don't think I want to have a conversation with you. मतलब I respect you, आपकी खुद की choices है, but as a person I don't think I want to. मैं क्या बात करूंगी, मैं क्योंकि मैं evolve हो चुकी हूँ. मैं आज वो सुहानी हुई नहीं जो मैं 4 साल पहले थी, मैं आज वो सुहानी हुई नहीं जो मैं लास्ट ईयर थी. बिकॉज नॉट बिकॉज कि मेरे में कोई एटीट्यूड है ऐसा नहीं, बिकॉज आई वांट टू इवॉल्व. मुझे और नॉलेज लेके अपनी नॉलेज बढ़ा के मेरे ओपिनियंस को और इधर स्ट्रॉन्ग करना है या तो बदलना है. तो ग्रोथ आई फील इज समथिंग इज वेरी अट्रैक्टिव. ग्रोथ इज समथिंग जो बहुत कॉन्फिडेंस लाती है, आपके चेहरे पे दिखता है ग्रोथ. तो आई हैव ऑलवेज बिलीव, अमन अगर मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, मैं बहुत उम्मीद करती हूँ, मैं आपके लिए तो श्योर ही हूँ कि जब हम 4 साल बाद, हम शायद उसके पहले कभी मिल ही लेंगे, पर 4 साल बाद शायद हम दोनों बातें कर रहे होंगे और हम दोनों बहुत अलग चीजें कर रहे होंगे, और हम बातें कर रहे होंगे एक अलग लेवल पे, एक अलग टॉपिक के बारे में, एक अलग वेवलेंथ के साथ. एंड दैट इज अ कॉन्वर्सेशन आई विल ऑल्सो एंजॉय. सो आई ऑलवेज से दिस टू पीपल, ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. अगर आप वही हो जो आप 4 साल पहले थे, आपने किया क्या 4 साल तो फिर. सो ऑलवेज कीप दैट पॉइंट इन माइंड. जब मुझे कोई मिलता है और आप मुझे बोलते हैं कि सोनी तो बदल गई है, आई एम लाइक थैंक्स. अगर मैं वही होती तो मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं. मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस है, मेरे ओपिनियंस है, मेरे शोज है, मेरी लाइफ है, मैं लोगों से मिलती हूँ. अगर उन एक्सपीरियंसेस ने, अगर उन लोगों ने मेरी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, देन आई एम अ रोबोट, देन आई एम अ यूजलेस पर्सन. सो आई हैव टू चेंज, आई एम बाउंड टू चेंज. द ओनली वर्ड, क्योंकि चेंज वर्ड के साथ एक नेगेटिव एनेक्डोट अटैच्ड है, इसलिए मैं चेंज की जगह वर्ड यूज करती हूँ, इवॉल्व होना, ग्रोथ लाना. And I think that's important. That's very important. So wherever you are guys today, you have to grow from wherever you are. ओके, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट रहा है आपकी लाइफ में, और वो इम्पैक्ट कब पड़ना स्टार्ट किया? आपने कब सोचा कि इस चीज़ को यार लेके जाना चाहिए, या फिर वो कोई ऐसा था कि किसी शो से किसी आदमी ने रिकॉर्ड करके डाला, आपने कहा यार इस पे व्यूज आ रहे हैं तो चलो ये चीज़ मेरे को भी करनी चाहिए अपने खुद के हैंडल पे? क्या जर्नी रही? Very honestly, social media was not important to me at all till a few years back. मतलब मेरे कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस थे ऑनलाइन, और वो सिर्फ इसलिए थे ताकि हमको हमारी प्रोफाइल भेजनी होती है कॉर्पोरेट्स को, तो उसके अंदर आपको वीडियो के लिंक्स डालने होते हैं ताकि वो देख पाए कि हम क्या कर रहे हैं. बस उसके लिए, जनता के लिए तो कुछ था ही नहीं. मतलब ऐसे नहीं था कि मुझे व्यूज मिलेंगे तो मेरा एक सोशल मीडिया करियर बनेगा. वो तो मतलब आई एम अ लाइव शो परफॉर्मर. जिंदगी के 23 साल से मैं शो कर रही हूँ, एंड 7 साल की उम्र से मैं शो कर रही हूँ. एंड मेरे को सिर्फ ये आता है कि मैं स्टेज पर हूँ और सामने ऑडियंस है, मुझे इतना ही पता है, मुझे उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है. डिजिटल मैंने कभी सोचा ही नहीं. बट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, अभिनव बुद्धिराजा उनका नाम है, हु इज इनटू डिजिटल वर्क. उन्होंने एक बार मुझे बोला, मुझे वो मिले 2017 आई गेस में, और बोला कि यार आपका शो इतना अच्छा है, यू शुड रिकॉर्ड इट एंड पुट अप ऑनलाइन. हम लाइक हो गया है नहीं, हम रिकॉर्ड करके. बट ही वाज वेरी एडमेंट. तो मैंने कहा चलो शो तो मैं कर ही रही हूँ, कर लो, रिकॉर्ड डाल दो. तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, एक अच्छा प्रोडक्शन से रिकॉर्ड करवाया एंड उसको एडिट करके डाला. एंड 2017 नवंबर, दैट वीडियो जो 6 मिनट का था, फेसबुक तब बहुत मैसिवली चल रहा था, उस पे डाला था, एंड इट गॉट
12 मिलियन व्यूज। सडनली हमारे फोन बंद नहीं हो रहे थे। मेरे पास कोई मैनेजर नहीं था तब, मेरी कोई टीम नहीं थी, मतलब टीम एज इन मैं बैक एंड पे ऐसे नहीं कि कोई मुझे कोई इवेंट कंपनी या आर्टिस्ट मैनेजमेंट मुझे हैंडल करे, ऐसा कुछ नहीं था। So, कोई मैनेजर्स नहीं थे, मेरे फादर ही थे, वो उठा लेते थे कल। बट इतने कॉल्स, इट्स आउट ऑफ, यू जस्ट कांट मैनेज। अब आपको एक प्रोफेशनल टीम चाहिए थी। दैट गॉट मी टू बॉम्बे। मैं तब गोवा रहती थी, फिर मैं बॉम्बे आई, फिर मैंने एक टीम, मेरी खुद की टीम बनाई। मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मैनेजमेंट में थी, मैंने बोला तुझे मेरी मैनेजर बनना है, लाइक नो नो से अबाउट इट। दोस्तों को ही बोला, उन्हीं को बोला मेरी मदद करने को, बिकॉज आप भरोसा किस पे करोगे ना, इट्स वेरी न्यू टू द बिजनेस। एंड वहां से फिर मुझे सोशल मीडिया का थोड़ा इंपॉर्टेंस पता चला, पर तभी भी मैं सिर्फ लाइव शोज कर रही थी। अगेन सोशल मीडिया वाज यूज्ड टू डू लाइव शोज टिल लास्ट ईयर 2020 में गेम बदल गया मेरा। उसके पहले तक सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए यूज होता था ताकि मैं मेरे ऑन ग्राउंड जाके कॉर्पोरेट शोज कर सकूं, कॉलेज इवेंट कर सकूं, मेरे शो के टिकट्स बेच सकूं, उसके लिए ही था। ऐसा नहीं था कि मुझे सोशल मीडिया से कमाना है। इट वॉज मोर अबाउट सोशल मीडिया को यूज करना है ताकि आप अपने ग्राउंड लेवल पे कमा सको। दैट वॉज द थिंग। 2020 आया और 23 साल में अमन पहली बार ऐसे 9 महीने थे जो मैंने शो नहीं किए होंगे। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ 9 मंथ्स ऐसे आए जब मैं स्टेज पे नहीं चढ़ी, जब मैंने स्टेज नहीं देखा। तो मेरे लिए एक आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे जीना ही नहीं आता उसके बगैर। मतलब जब से समझ आती है बच्चे को 7 साल की उम्र में, तब से लेके अब जब मैं 31 की हूँ, अब तब से लेकर अभी तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं हो कि 9 महीने ऐसे, 9 महीने छोड़ो, 3 महीने ऐसे बीत गए हो जब मैंने स्टेज ना देखा हो। तो मेरे को एक आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो गई कि अब मैं क्या हूँ, अब मैं कौन हूँ, अब मैं क्या करूँ मेरी लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे करियर प्रॉब्लम आएगा, जो 2020 में आया। एंड आई वाज लाइक आई एम फिनिश्ड, आई एम डन, देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो एक बोलते ना कि वो फेज आ गया जब आप एंजाइटीज में हो, आपको लगने लग गया कि अब तो आप इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली जो आपके प्रीवियस गेस्ट ने बोला था, आप इम्पोर्टेंट ही नहीं हो, आप डिप्रेस हो जाते हो। एंड नो शेम इन एक्सेप्टिंग कि मैं उस फेज में थोड़ी बहुत आ गई। एंड दैट्स द टाइम द सेम फ्रेंड ऑफ माइन, क्या कोइंसिडेंस है, जिसने मुझे वीडियो डालने को बोला था, अभिनव, met me again and told me कि you should start live streaming on YouTube. I'm like मुझे कौन देखेगा? एंड ट्रोल्स आएंगे, लोग नेगेटिव बोलेंगे और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। नाम लाइक ओ, बट देन इंसान अब सैनिटी मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। यूर एट होम, यूर डूइंग नथिंग। तो हमने अच्छे लैपटॉप्स खरीदे, कैमरा लाया एंड आई स्टार्टेड लाइव स्ट्रीमिंग। मेरी पहली लाइव स्ट्रीम हुई थी यूट्यूब पे आधे 1 घंटे की, एंड ओ माय गॉड द रिस्पॉन्स वाज ओवरवेलमिंग। मेरे को सडनली रियलाइज हुआ यार लोग तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब आई डिडंट नो दिस। मेरे को तो लगा जब मैं स्टेज पे जाऊंगी तभी लोग प्यार करेंगे। मेरे को ऐसे कैमरे के आगे कौन प्यार करे, मैं तो शो भी नहीं करी, मैं मैजिक भी नहीं दिखा रही। बट पीपल आर अमेजिंग। लोगों में जादू है, आई ऑलवेज से दिस, लोगों में जादू है। उन्होंने जो प्यार दिखाया एंड आई वाज लाइक ओके, आई थिंक आई कैन कंटिन्यू दिस। तो मैं सिर्फ अपने मजे के लिए और ताकि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, मैं इसलिए स्ट्रीम कर रही थी और कोई कारण नहीं था ऑनेस्टली। लेकिन वो करते 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 आपको पहले 5,000 लोग दिख रहे थे, फिर 10,000 दिखने लगे एक वक्त पे भी, एंड आपकी स्ट्रीमिंग क्रॉस कर रही मिलियन के व्यूज। हम लाइक ये क्या हो रहा है? आई एम सडनली अर्निंग मनी आउट ऑफ इट, ब्रांड्स आ रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं। ओके, सडनली आई रियलाइज्ड ओ आई हैव बिकम एक टर्म है लाइव स्ट्रीमर। सडनली मुझे लोग बोलने लगे ओ शी इज अ स्ट्रीमर, एंड आई एम लाइक अच्छा स्ट्रीमर भी होता है। And I got it that now I'm a YouTuber, now I'm a streamer, now I'm a magician. And I remember जब lockdown थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था few months back, I remember was at this mall and the little girl walked up to me and told me, "Oh, आप YouTuber हो ना?" And I'm like, मैं 23 साल से स्टेज शो कर रही हूँ, मेरे को 5 महीने हुए YouTube पे आए हुए, लेकिन now I'm known as a YouTuber rather than a artist, performing artist. तो मुझे समझ पड़ा कि किस तरह से विद इंटरनेट एंड सोशल मीडिया यू कैन रीच टू थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस इन 1 मिनट। और उसका जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। एंड डिफिकल्टीज बहुत थी। मैं डिफिकल्टीज तो एक अलग लेवल पे थी मेरे लिए, आज भी है। लेकिन अगेन खुद की सैनिटी मेंटेन करनी है। और मैंने हमेशा से ये बोलती है कि मैं लाइफ में जो भी करूंगी वो लोगों से एसोसिएटेड होगा। देख मेरे पास कोई डिग्री नहीं है,
ठीक है, अगर लोग मुझे प्यार ना करें, लोग मेरी किताबें ना पढ़े, लोग मेरे शो ना देखें, लोग मुझे ना सुने, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, तो आई थिंक पीपल मेक मी एंड आई ट्राई टू सर्व देम फ्रॉम वॉट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम मी। अगर वो मैजिक चाहिए तो मैं मैजिक दिखाऊंगी, अगर वो मुझसे सुनना चाहते तो मैं बोल दूंगी कुछ, अगर वो चाहते कि मैं एंटरटेन करूँ तो मैं कोई गेम खेल लूंगी, बट आई विल डू वट एवर पीपल से। आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन। तो जब मैं शो नहीं कर पाई, तो आई थिंक दिस वॉज द closest way for me to stay attached with my audience. And I think social media helped me maintain my sanity, maintain my mental health, and also give me a way to, एक outlet चाहिए होता है आपके मन में जो आप निकाल पाओ, तो मेरे को एक outlet मिल गया और लोगों से बात करने का एक तरीका मिल गया। तो मेरे लिए सोशल मीडिया लास्ट ईयर से 2020 से पेंडेमिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और आज भी है। ओके, सुहानी, एक चीज जो काफी बच्चे जानना चाहेंगे, मैजिक सीखा कहाँ से? इंडिया में मैजिक सीखना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है। अभी फिर भी बेटर क्योंकि इंटरनेट है, पर मैंने सीखा था 23 साल पहले, तो तब इंटरनेट नहीं था इतना जितना आज, बिल्कुल भी नहीं था। वी डिडंट हैव फोन, स्मार्टफोन्स या कुछ भी नहीं था, तो व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं था। आई रिमेम्बर यूट्यूब इंडिया लॉन्च भी नहीं हुआ था तब तो तब की बात है। एंड आई रिमेम्बर, तो और ऐसा कोई मजिशियन नहीं है जो दूसरे मजिशियन को सिखाता अदर देन वो आपकी फैमिली में हो। तो मेरा फैमिली में भी कोई नहीं था। तो जब डिसाइड हुआ कि मैं मैजिक अब फाइनली सीखना चाहती हूँ, तो हमने लोगों को ढूंढा जो हमें मुझे मैजिक सिखा सके एज अ 6 year old। काफी मजिशियंस ने मना किया, विच वाज वेरी शॉकिंग, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो जब आप एक बड़ा शो देखा अगर आपने कोई भी, तो एक मजिशियंस होता है और उसके आसपास के लोग होते हैं जो उसको असिस्ट करते हैं। एक मजिशियन है जो उनके स्टाफ को ट्रेन करता है कि आपको किधर खड़ा रहना है, किधर क्या करना है, किस वक्त ऐसा होता है। मेरे केस में उल्टा हुआ, पूरा उल्टा हुआ। मेरे पेरेंट्स ने ढूंढा उन लोगों को, उस ग्रुप को जो मजिशियंस को असिस्ट करता है, और उस ग्रुप को बोला कि क्या आप इस बच्ची को मैजिक सिखा सकते हैं। तो यूजुअली होता है कि मजिशियन असिस्टेंट्स को ट्रेन करते हैं, मेरे केस में पूरा उल्टा है, असिस्टेंट्स ने मुझे ट्रेन किया। तो मेरे लिए वो बहुत, आई वाज वेरी ग्रेटफुल। और मेरे लिए वो असिस्टेंट्स नहीं थे, वो मेरे दोस्त थे, वो मेरे मेंटोर्स थे। तो एक ये ग्रुप अहमदाबाद के पास में एक छोटा सा प्लेस है कलोल करके, वहां पर ये ग्रुप है पूरा, जहाँ पर असिस्टेंट्स है, म्यूजिक टेक्नीशियन है, लाइट ऑपरेटर, वो पूरा एक ग्रुप ही है। तो पूरे ग्रुप को हमने किसी तरह, मेरे फादर मेरी मदर ने कन्विंस किया कि यार ये बच्ची बहुत पैशनेट है, इसको सिखा दो जस्ट ये वो। फिर बहुत हुआ ये वो, फिर किसी तरह हमने उनको कन्विंस कर दिया। कन्विंस करने के बाद वही फिर प्रोसेस लगा, 8-9 महीने का। ऑडिटोरियम हायर किया, इक्विपमेंट्स बनवाया जैसे उन्होंने बोला। मैं अब जैसे मुझे उस वक्त पढ़ना नहीं आता है और मेरा 3 घंटे का प्रॉपर शो था, ऐसे नहीं था कि मैंने एवं ही कुछ कर दिया है। तो वो लोग बैठ के, एक बंदा बैठता था, वो बोलता रहता था डायलॉग्स और मैं सुनती रहती थी और सुन सुन के उन्हें याद करती थी। फिर एक बंदा था जो मुझे सिखाता था मुझे किस वक्त कहाँ वॉक करना है और किस वक्त मुझे क्या एक्शन करना है, मुझे किस वक्त कौन से डायलॉग्स, बहुत लंबे लंबे होते हैं पूरे 3 घंटे के शो में, हर एक्ट के पहले एक लंबा डायलॉग है, मुझे हर याद करना है। सो मुझे मैजिक सिखाया है मेरे असिस्टेंट्स जो इन वे मेरे मेंटोर्स हैं, और उनके साथ में ग्रो हुई। होते 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 फिर आप एक फील्ड में जब घुस जाते हो, देन यू जस्ट वांट टू कीप गेटिंग बेटर। जब आप अंदर आ गए हो, अब उसको 1-1.5 साल हो गया, अब तो मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे ग्रो करना है। एंड देन इंटरनेट एज स्टार्टेड कमिंग इन। आई वांटेड टू मॉडर्नाइज मैजिक इन अ मच बेटर वे। मेरे को था मुझे ऐसा शो करना है जो मैं देखूंगी, तो फिर मैंने पूरा मेरा शो का स्टाइल बदल दिया, वेरी वेस्टर्नाइज कर दिया उसको। फिर धीरे धीरे करके स्टैंड अप कॉमेडी सीन बहुत बढ़ने लग गया, तो मैंने फिर वो शोज बंद करके मेंटलिज्म में आई, जहाँ मैं स्टैंड अप टाइप मैजिक कर सकूं। तो आई केप्ट इवॉल्विंग, सेम थिंग सेम स्टोरी। अगर मैं वही शो कर रही हूँ जो मैं 4 साल पहले करती थी, तो क्या ही ग्रोथ। यू हैव टू इवॉल्व। आई केप्ट इवॉल्विंग, माय पीपल केप्ट सपोर्टिंग, तो दैट्स हाउ आई लर्नड मैजिक। ग्रेट। सुहानी, आप चैनल पे आए और अगर कोई ऐसी चीज जो आप हमारी ऑडियंस के साथ कोई मैजिक ट्रिक शो करना चाहते हैं, मुझे मेरी पूरे क्रू ने बताया कि सुहानी माइंड रिलेटेड काफी सारी ट्रिक्स कर सकते हैं और आप पकड़ नहीं पाओगे। Okay, let me try this. I want to ask you a simple question. क्या पूछे, सवाल क्या पूछे आपसे वो है, मेरे को ऐसा कुछ सवाल पूछना है जो आपकी जनता ना जानती हो, या मैंने ऐसे कहीं पढ़ा ना हो, नहीं तो लोगों को लगता है कि यार सोशल मीडिया से जवाब ले लिया होगा या यहाँ पढ़ लिया होगा। सो कैन यू थिंक ऑफ, ओके, मैं आपके पीछे काफी किताबें देख रही हूँ अमन, तो क्या आप कोई भी एक किताब उठा सकते हैं उस पर से?
आपको दिखानी हो किताब? मैं देखूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर। आपको खोल के उसमें से कोई वर्ड लेना है। ओके, अब मैं चाहती हूँ आप एक कोई भी रैंडम पेज ओपन करें कर लिया। और वो पेज पढ़े और उसमें से कोई भी एक वर्ड ले ले। उसे सर्कल करना है? सर्कल कर लो या अपने मन में उसको सेट कर लो, लेकिन वर्ड बदलते मत रहना, कोई भी एक वर्ड हम्म वेरी क्लियरली। ले हम्म लिया? आपके पास पेन पेपर है क्या पास में? हम्म। वो वर्ड मैं चाहती हूँ आप लिख दो, भले कैमरा पे मत दिखाओ लेकिन लिख लो, बिकॉज इट नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। हम्म लिख दिया? हम्म It did a, okay, that was a short word. Okay, let me figure this out. Think about this word in your mind. हम्म। ठीक है? Count the number of letters in this word. Keep thinking. Okay, count. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अमन बिल्कुल एकदम फ्लैट, नो एक्सप्रेशन। आंखें गाइस, अमन ना आंखें भी अपनी ब्लिंक नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि सांस भी रोक के रखी होगी इन्होंने। Okay, I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm going to try something. I don't know if this works out or not, but I'm going to put it inside this and I'm going to lock it. मैं दिखा देती हूँ, ये खाली है, ठीक है? मैंने इस पे कुछ लिखा है and I'm going to put it inside. Okay. अब मैंने जो लिखा है वो मैं बदल नहीं सकती. It will stay here forever. ठीक है? और ये मैं मेक श्योर करूंगी कि फ्रेम के बाहर ना जाए. Okay. अमन, for the first time, आप क्या वर्ड सोच रहे थे? आपने क्या वर्ड लिखा है? बता दूं मैं? हाँ जी. गेस्ट्स. गेस्ट के आगे एस भी है. गेस्ट्स. हम्म और ये आपने बुक में से पढ़ा है? हम्म. पक्का? हाँ सच्ची बोलो. हाँ सच्ची. पक्का हाँ कि मैं. आपके खुद के मन में ये वर्ड आया? नहीं मैं तो दिखा सकता हूँ. है. आप दिखा सकते हैं आपने कहाँ पे लिखा है? हाँ लिखा हुआ दिखा. ऑडियंस को दिखाना है या आपको? हाँ हाँ, नहीं सबको दिखा दो. मतलब क्या आपके पास दूसरा कैमरा है? हाँ, दो कैमरे से. थोड़ा गंदा लिख दिया मैंने क्योंकि बिना देखे लिखा नीचे. तो ओके. व्हाट आई रियली लाइक इज जब लोग सोचते हैं कि, मतलब आपने कोशिश करी कि आप बिना देखे लिखो उसको, करेक्ट? क्योंकि आपको लगेगा कि अगर आप देख के लिख रहे हो तो शायद मैं कुछ तो मुझे वर्ड पता. लेंथ कितना लिखने में टाइम लगा कुछ. ठीक है. आपको क्या लगता है मैंने पेपर पे क्या लिखा होगा? मुझे इतने कॉन्फिडेंट आप लग रहे हो, क्या पता लिख भी दिया. मैं बोला मैं ये एक्ट में ट्राई कर रही हूँ. आई हैव नॉट, बहुत इम्प्रॉम्प्टू. आपने मुझे बोला नहीं था कि मैजिक मुझे करना है. आई एम गोना ट्राई इट. आई एम गोना ओपन दिस. मैं आपके सामने ये चिट्ठी जो मैंने आपके सामने अंदर डाली है, इसको ओपन करते हैं. द ओनली वन वर्ड. मैं श्योर नहीं थी कि आप एस भी लिखोगे गेस्ट्स के आगे. भाई साहब गुड. ग्रेट. नाइस. ये तो सीखना है मेरे को. थैंक यू सो अरे मच. कैसे हो ये मेरे पास. सारे जो अमन जी के व्यूअर्स हैं, आप आई थिंक फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे किस तरह से अमन स्पीचलेस हो गए. नहीं तो हमेशा उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है. मैंने टू बी ऑनेस्ट एक बार अभी किन्हीं उनके पास क्या था, मैं पापा लेके गए थे मुझे किन्हीं कुंडली दिखाने के लिए. मैंने कहा ठीक है. तो वो कोई एक चीज पूछनी थी उनसे कि ये ठीक है या नहीं है. तो उन्होंने अपना लिख दिया जो भी कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए. पापा का थोड़ा विश्वास इनमें है. तो उन्होंने लिखा, अमन एक ऐसा जानवर सोचो जो कि दूध देता है. मैंने कहा ठीक है सोच लेते हैं. और उन्होंने ऐसे कॉपी रख रखी थी और उन्होंने पीछे कुछ लिख लिया. फिर उन्होंने कहा बताओ क्या सोचा तुमने. मतलब बताया नहीं. उन्होंने कहा एक और सोचो. मैंने कहा ठीक है सोच लिया. फिर उन्होंने दोबारा पीछे लिख लिया. अब
उन्होंने बोला अमन क्या क्या लिखा था तुमने? मैंने कहा पहला हथनी था और दूसरा बकरी था। और फिर उन्होंने पलट के दिखाया और हथनी और बकरी दोनों लिख रखे थे। अब इसमें मुझे टेक्निकली एक फ्लॉ लगा, क्योंकि क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट पापा के साथ भी हुआ था और पापा का उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भैंस बता दिया था। तो मुझे कुछ इस प्रकार का लगा कि यार जब फर्स्ट टाइम उन्होंने, जब मैं हथनी सोच रहा था तब उन्होंने शायद बकरी लिखा था, ठीक है, और अब मैं भूल गया उन्होंने मुझसे फिर पूछा था या नहीं पूछा था क्या। और फिर जब सेकंड टाइम उन्होंने पूछा मुझसे और जब मैंने बकरी सोच लिया तब उन्होंने, अच्छा इसने फर्स्ट टाइम में हथनी सोचा था, आई गेस उन्होंने पूछ लिया था मेरे से फर्स्ट टाइम के बाद कि तुमने क्या सोचा। मैंने बोल दिया था हथनी। तो मुझे लगा सेकंड टाइम उन्होंने हथनी लिखा। तो ये चीज मुझे पापा ने बताई, क्योंकि उन्होंने कहा यार मेरे टाइम में उन्होंने फर्स्ट टाइम, तो अगर वो सेकंड में भी नहीं पकड़ पाते तो फिर थर्ड बार मुझसे पूछते अमन एक और जानवर सोचो। अब Okay. इसके अंदर मैं यूं सोच रहा हूँ कि गेस्ट है, तो या तो हाथ इतना साफ है कि भाई जब आपने मुझसे पूछा गेस्ट, तो आपने बगल में मेरे जैसे मैंने करा, आपने देख के साइड में गेस्ट लिखा हो, और उसके बाद उसको जैसे मान लो कि ये पर्ची है, और उसके बाद इधर इट्स 1% और 2%, पता नहीं, उसको फोल्ड कर लिया आपने एक हाथ से, हाथ की सफाई। और जब आपने वो हाथ में ऐसे दिख रखा था, आपने उसको ऐसे किया, अब आपका हाथ इतना क्लीन है कि अंदर कुछ जा रहा है, जैसे मेरे में दिख रहा है थोड़ा और छोटा, वो बेसिकली दिख नहीं रहा, और आपने गया अंदर दो हैं, अब आपको पता है कौन सा निकालना है, आपने निकाला और वो गैस। मतलब जो मैं थोड़ा बहुत, अगर मैं इसके अंदर यूं ढूंढूं कि हो सकता है मैं 100% गलत हूँ, या हो सकता है um, the idea about नहीं, पहली बात तो मैं ये खाली भी दिखाती हूँ उसके बाद, लेकिन the idea about मैजिक इज एग्जैक्टली जो आपने अभी बताया, हम्म, कि आपको ये परप्लेक्स में डाल देता है और आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये हुआ कैसे। हम्म, तो मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि मेरा कोई भी एक्ट खत्म होने के बाद इंसान एटलीस्ट उसके बारे में 10 मिनट तक सोचेगा। हम्म। भले मैं चली गई यहाँ से, शायद अब आप जब ये पॉडकास्ट खत्म होगा आप अपनी टीम के साथ बैठ के टीम वाले भी बच्चे डिस्कस भी सोचे करेंगे कि अब, ये कैसे करा कैसे कमेंट किया। करके बताएंगे कि ऐसे होगा, या सो फिर नहीं भैया बन गए आप तो। करेक्ट। भैया, बट आई मीन अगेन इट्स नेवर अबाउट फूलिंग अदर पर्सन। अरे नहीं, मतलब ये तो बहुत एंजॉय किया, मेरे को तो बहुत अच्छा हाँ, लग इट रहा इज मोर है। अबाउट, जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं अभी तो तक वहां पे मैं शाहरुख सब खान रो चैनल रहा है पे तो हम देखना भी चाहता रोते हैं, तो हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि उसने हमें बुद्धू बनाया, वो हमें एक एक्सपीरियंस दे रहा है, एक आर्ट अच्छा। फॉर्म का एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक मैजिक इज ऑल अबाउट, देखो मैजिक इज हम्म, साइंस, हम्म, मैजिक इज टेक्नोलॉजी, हम्म, मैजिक इज केमिस्ट्री। जब आप हम्म, दो केमिकल मिक्स करते हैं रंग बदल जाता है, आपको पता है कैसे हुआ तो आपको लगता है केमिस्ट्री, हम्म, बच्चे को नहीं पता कैसे हुआ तो जादू। हम्म, करेक्ट। मैं यहाँ से रिमोट दबा के टीवी चालू करती हूँ, मेरे को हम्म, पता है इंफ्रारेड रेस, ब्लूटूथ। जिस बच्चे को नहीं पता उसके लिए हाँ इधर बटन दबा वहां चालू हो गया मैजिक। जब आपको पता है चीजें कैसे हो रही है, आप उसे टेक्नोलॉजी बोलते हो, साइंस बोलते हो, केमिस्ट्री बोलते हो, या लॉजिक। हम्म। लॉजिक है ये तो। जब आपको नहीं पता कि वो कैसे हुआ, वही केमिस्ट्री, वही साइंस, वही लॉजिक बन जाता है मैजिक। सो व्हेन अच्छा, यू नो, इट इज केमिस्ट्री, साइंस, लॉजिक। व्हेन यू डोंट नो, इट इज मैजिक, सिंपल। एक प्रश्न मेरे दिमाग में ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ रहा है, क्योंकि जब हम आप पे रिसर्च कर रहे थे तो मेरी टीम ने कहा कि हिप्नोथिस मतलब, अच्छा वो जैसे भूल भुलैया में करा था मूवी के अंदर, तो वो चीज आपको कहाँ से सीखी, और क्या वो चीज असली में है कि आप किसी को माइंड के अंदर घुस के उन्हें कुछ चीजें, अगर एडिक्शन है तो वो रिमूव कर सको, वो चीज। सबसे पहली बात तो मूवीज में जो हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं हिप्नोसिस का, वो वैसा नहीं होता है। हम्म, इट इज, वो ऐसा नहीं होता है कि हम पेंडुलम घुमाते हैं और इंसान ऐसे 1 सेकंड में बेहोश हो जाता है। जो मैं करती हूँ वो प्रॉपर क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। अभी तो मैं नहीं करती, मैं गोवा में जब रहती थी तब मेरा पूरा क्लिनिक चलता था, मैं 9 साल तक क्लिनिक चलाया वो। और वहाँ पे पूरा थेरेपी रूम्स है, उधर हिप्नोथेरेपी, सीबीटी, एनएलपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत कुछ होता था वहाँ पे। पर मैं स्पेशली डी एडिक्शंस और रिलेशनशिप्स में ज़्यादा देखती थी। हम्म, And yes, it is a proper therapy. It is not meant for entertainment. It is not something जिसे, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट तरीके से बता दिया और ऐसा बता दिया है कि मूवीज में कि अरे हिप्नोटाइज होकर इंसान कुछ भी करे, तो बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज नहीं होना चाहते, वो उसको नीचा देखते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ थेरेपी दैट कैन चेंज योर लाइफ। हिप्नोटिज्म तो चलो हम दूसरों पे करते हैं, अगर आपको सेल्फ हिप्नोसिस आता है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स टू होल्ड। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल एनी बिजनेसमैन, एक मीटिंग में जाने से पहले उसको पता होता है मीटिंग में क्या होने वाला है, वो हम्म, प्रिपेयर्ड है। हम्म, हाउ इज इट? बिकॉज ही ट्रेन्ड हिमसेल्फ फॉर इट।
कोई भी क्रिकेटर पिच पे जाने से पहले विजुअलाइज कर चुका होता है कि उसको क्या करना है, वो मोमेंट जी चुका होता है और अब उसको जाके वापस रीलिव कर रहा है, और तभी वो इतना स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली उसे खेल पाता है। तो उसे क्या बोलते हो, उसे सेल्फ हिप्नोसिस बोलते हो, उसे अपने आप को ट्रेन करना बोलते हो। कोई भी एक्टर है, वो सीधा वन टेक पे वो एक्टिंग अपने मन में जीता है 1000 बार, विजुअलाइज करता है, उसके बाद जाके वो टेक दे पाता है। सो हिप्नोसिस इज अ वेरी पावरफुल थेरेपी, चाहे वो आप हेटेरो हिप्नोसिस कर रहे हो व्हिच इज हिप्नोटाइजिंग अदर पीपल, या आप सेल्फ हिप्नोसिस प्रैक्टिस कर रहे हो व्हिच इज वर्किंग ऑन योर ओन माइंड. It is a very strong tool. It can change your life in a fantastic way. And it is something जिसको लोगों को seriously लेना चाहिए rather than looking down to it. And yes, वो de-addiction, I mean, I remember there is no guarantee कि 3 सेशन में होगा या 4 सेशन में होगा, लेकिन I used to say कि 3 सेशंस में mostly smoking होता था. De-addiction में basically maximum smoking, drinking, but smoking, drinking, sex, drugs, any kind of addiction, cough syrup, बहुत सारे addiction से मैंने deal करा हुआ है. And yes, it is a very powerful therapy. It खुद सीख सकता है works. सेल्फ हिप्नोसिस? Sorry? खुद सीख सकता है आदमी सेल्फ हिप्नोसिस? आपने कहा बहुत स्ट्रांग टूल है. Yes, they can learn. काफी कोर्सेज भी होते हैं. Learn from a good one though, क्योंकि इंडिया में तो कुछ भी चलाते हैं कभी कभी लोग. But it's important to find a good master, good mentor, and learn from them. And ऑनलाइन there's, अवेलेबल होता है या आप ऑफलाइन ही करते हैं इस चीज? I suggest learning self hypnosis offline. Strong recommendation है offline सीखना, because ऑनलाइन क्या होगा, वो एक जनरल कोर्स बनाया होगा सबके लिए, और सेल्फ हिप्नोसिस में आपका माइंड कैसे वर्क करता है और आपको उसे अपने आप के माइंड को कैसे ट्रेन करना है वो उसके ऊपर है. तो अगर पर्सनलाइज जब आप लेते हो वन ऑन वन, तो वो बहुत ही, वो ज्यादा पावरफुल निकलेगा. कितना टाइम लगता है इसमें? कोई स्टूडेंट सोच रहा देर इज हो? नो देर इज नो 8 दिन में हो जाएगा गारंटी. करेक्ट, होने को 3 दिन में हो जाएगा, होने को 3 महीने लग सकते, 1 साल लग सकता है. बट वंस यू हैव गॉट इट, once you have got the key of it कि वो क्या है और कैसे है, जो बहुत मिल जाता है. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी ऑनेस्टली. इनफैक्ट हम सेल्फ हिप्नोसिस अपनी लाइफ में यूज ऑलरेडी कर भी रहे होते, लेकिन हमें पता नहीं होता, हम उसे नेगेटिवली यूज करते हैं. इट्स लाइक सेल्फ अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस. तो but once you know it, once you know the way to train your mind well, it is life transforming. वो फिर आपके साथ हमेशा रहेगा, फिर आप उसको अनलर्न नहीं कर सकते हो. वो फिर आपके साथ हमेशा रहना है. मैंने कब करा होगा, बट इट्स स्टिल विद मी. आई लिव लाइक दैट नाउ एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी विद यू. स्ट्रॉन्गेस्ट टूल का है, तो हम इस पे जरूर रिसर्च करेंगे. कुछ अच्छा हो तो बच्चों के लिए. आई स्ट्रांगली फील इट. वी कैन हैव इन फैक्ट अनदर पॉडकास्ट और अ डिस्कशन ऑन हिप्नोसिस. बहुत बढ़िया, बच्चे तो कूद जाएंगे. अरे वाह. क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज है जहाँ पे आप अपने दिमाग को ये बोल सको कि हाँ यार कोई बात नहीं, आज तक कम नंबर आए थे, अब मैं ठीक पढ़ सकता हूँ, या फिर चलो ठीक है मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया पर अब मैं लाइफ में बढ़िया कर सकता हूँ. आप अपने, मेरे को थोड़ा जो जिस्ट मिल पा रहा है वो ये कि आप जैसे कोई काम करना होता है हमें, तो हम उससे पहले विजुअलाइज कर लें कि यार ओके मैं साल भर बाद कुछ ऐसे कर रहा हूँ. लिव योर फ्यूचर लाइफ जिसे हम बोलते हैं. डजंट मीन कि आप एक्सपेंसेस उस हिसाब से कर रहे होगे, मतलब आप एक्शन उस हिसाब से ले रहे होगे उसके नियर अबाउट या उससे रिलेटेड कुछ डोमेन जो बाकी पता नहीं. करेक्ट, बट आप जो बोल रहे हो विच इज मोर गोल सेटिंग. ठीक है, सेल्फ हिप्नोसिस बिकम्स मोर डिटेल्ड आल्सो. जैसे कि किसी की नेल बाइटिंग की हैबिट है, उसमें से निकलना है. जैसे किसी को सुबह उठने में प्रॉब्लम है, किसी को 4 घंटे की नींद से प्रॉब्लम है लेकिन उसको टाइम नहीं मिल रहा है, तो किस तरह वो 4 घंटे की नींद से हैव अ फैंटास्टिक लाइफ. जैसे कि कोई हैबिट बिल्ड करनी है या कोई हैबिट निकालनी है, या किसी चीज़ का फियर है उसको निकालना है, हाइट्स का फियर है, या अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, या मोर बीइंग मोर माइंडफुल अबाउट थिंग्स, तो वो बहुत डिटेल में चीज़ें चली जाती हैं. किसी व्यक्ति से प्रति कुछ है, किसी अपना खुद का पास्ट का रिलेटेड कुछ है, सो यू गेट मोर डिटेल्ड इन सेल्फ हिप्नोसिस. इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, ये वही जेंडर बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा. एज अ वुमेन आपको कभी लगा कि यार ये मेरे सामने दिक्कतें आई, और अगर आई तो आज की जो यंग गर्ल आप बोल सकते हो, वुमेन आप बोल सकते हो, जो मान लो हो सकता है छोटी क्लास में वो 8 9 10 हो सकता है, कॉलेज हो, कॉलेज ग्रेजुएट हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कुछ एक दिक्कतें मिनट. दिक्कतें आई, 100% आई. इट विल बी अ लाई इफ आई से नो नो इक्वालिटी नहीं. बहुत दिक्कतें आई है, स्पेशली बिकॉज कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि मैजिशियंस सारे यूजुअली मेन होते हैं, बहुत फीमेल मैजिशियंस होती नहीं है, और मैं उस फील्ड में घुस गई. मेरे को आज भी आती है सोशल मीडिया पे. इट्स अ वेरी टास्क टू बी अ फीमेल इन्फ्लुएंसर.
मैं हर रोज मेरा इंस्टाग्राम का अदर्स का सेक्शन खोलूंगी और एक ना एक मिनिमम एक वल्गर कमेंट होगा ही होगा। आई फील लाइक कि क्या जरूरत है ये करने की यार, इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो उस तरह से हो, चाहे वो कम्युनिटी से हो, मैनेजमेंट से हो, नेटवर्किंग से हो। बहुत बार लड़कियां आगे बढ़ जाती तो बोलते अरे इनके तो अलग तरीके होते हैं आगे बढ़ने के। सो देर आर अ लॉट ऑफ वेज जो हम चीजें सुनते हैं। इनफैक्ट जब मैं मैजिक शुरू करी थी, जब मैं बच्ची थी, स्कूल नहीं जा रही थी, एंड मैजिक इज अगेन एक फील्ड जो बहुत इंडिया में ऊपर नहीं देखा जाता था पहले। मेरे खुद के रिलेटिव्स ने बोला कि अरे लड़की है, जादू करती है, स्कूल नहीं जाती, इससे कौन शादी करेगा, इसका क्या होने वाला है। रोज सुनती थी मैं ये सब, और इन सब सुनने के बावजूद आपको काम करना पड़ रहा था। एज लाइक 10 year old आप बच्चों को ये क्यों बोलेगा, लेकिन मैं सुनती थी। सो टू एवरीबडी, ऑल द गर्ल्स लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आपको तकलीफें आने वाली है, दैट्स इट। ना अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। डू यू वांट टू गिव अप, टू गिव अप, यू वांट टू डू इट, डू इट। लेकिन अगर ये सोच लो कि तकलीफें नहीं आएंगे और ये सब चीजें नहीं हो तो ही मैं करूंगी, दुनिया बुरी है इसलिए मैं काम नहीं कर सकती, another thing, दुनिया तो लड़कों के लिए भी बुरी है। आई मीन दुनिया जनरली ऐसी है। अगर एज अ गर्ल मेरे एक सेट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, डज नॉट मीन कि एक लड़के के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए होंगे। उसके अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे। शायद मेरे प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकते थे अगर समाज थोड़ा बेटर होता, इसलिए मुझे इन प्रॉब्लम्स से ज्यादा प्रॉब्लम्स है, करेक्ट। लेकिन क्या मैं इसको अपने आप को रोकने दूंगी? नो। ऐसे मैंने कहा डेस्परेट बनो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा यार, मुझे करना है। चाहे मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ, इट डजंट मैटर टू मी। मेरे पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ा यार मैं लड़की थी क्या लड़का थी, उन्होंने कहा जो करना है तो कर, करेक्ट। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरा ध्यान नहीं दिखाया एज अ गर्ल। मेरे भाई को जितनी फ्रीडम मिली लाइफ में मुझे उतनी नहीं मिली, बिकॉज आई टू कम फ्रॉम अ कन्वेंशनल फैमिली। मैं मस्त एकदम राजस्थान की मारवाड़ी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ गाइस। मतलब 23 साल, अरे सही 23 साल में मेरी बहनों की शादी हो चुकी है गाइस, मेरी बहनों के अभी बच्चे हैं। तो आई कम फ्रॉम देयर जहां मेरे पे प्रेशर भी था शादी का, लेकिन अगेन कम्युनिकेशन, बातें करा, उनको बैठ के हर दिन समझाया। जिस दिन कॉन्वर्सेशन में ऐसे नहीं कि मैं चिढ़ के उठ के निकल गई वहां से कि आप लोगों को समझ नहीं पड़ता मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में। नहीं, आओ आपको शादी की बात करनी है, आओ बैठते हैं, करते हैं शादी, क्या करना है बताओ। इट इज इम्पोर्टेंट टू ओके। ये सब कब होगा? जब आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस ला दो गाइस कि जब भी कोई सामने आए ना आप लड़ो नहीं उससे। इतना कॉन्फिडेंस लाओ आप में कि मैं उस बंदे को कन्विंस कर सकता हूँ या उस बंदे को कन्विंस कर सकती हूँ। दैट इज एक्चुअल कॉन्फिडेंस। मैं जाके उससे लड़ सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट इज इनसिक्योरिटी। फॉर मी कॉन्फिडेंस ऑलवेज बीन whoever you want to bring in front of me बैठाओ, मैं मुझे पता है मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको बात करके या तो मैं कन्विंस कर लूंगी या तो भाई आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, आई हैव माय ओन व्यूज, टाटा बाय बाय। आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। कुछ चीज हो सकता है कोई हमारे ओपिनियंस खराब हो तो हम सीख सकते हैं, वहाँ लर्निंग एटीट्यूड रखो। फिर इसमें you need to be very open in your own mind for others कि मुझे दुनिया बदलने नहीं जाना, मुझे बस अपनी किस्मत बनानी है, that's it। मैं हमेशा पहले मैं सोचती थी दुनिया को बदलो, ये क्यों ऐसा सोचते हैं, उनको सिखाओ, मुझे किसी को नहीं सिखाना। अभी मुझे मेरा जीवन बनाना है, जिसको सीखना है वो सीख जाएंगे, नहीं सीखना है तो मैं क्या करूँ। चाणक्य ने यार एक चीज कही थी कि अगर आपको दुनिया जीतनी है तो बस आप अपनी जुबान पे लगाम लगाएं, किसी के लिए बुरा मत बोलो और आप दुनिया जीत जाओगे। सेम चीज अगर आप बिल गेट्स को देखोगे तो उन्होंने कहा नेवर, अगर बेसिकली किसी को भी अपना दुश्मन मत बनाओ, सारे दोस्त बनाओ। हो सकता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है 4 साल बाद आपको काम आए, तो कभी भी किसी के लिए बुरे मत, डिस्टेंस कर सकते हो आप अपने आप को। और नेगेटिव शब्द बोलना, हाँ वो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, कोई बुरा करता है तो 4 शब्द आपने बोल दिए तो एकदम से सुकून सा मिलता है, रिलीज होता है। पर उसी को आप रिलीज नहीं करोगे तो वो अंदर आपको फील करेगा कि ठीक है यार बोल लो। एक चीज मैंने पढ़ी थी कि एक आदमी भाग रहा है, बहुत अच्छा भाग रहा है, और उसे पीछे से लोग लात मार रहे हैं, तो वो तो और तेज भागेगा। आप किसी को पीछे से लात मारोगे वो और तेज भागेगा। तो भाई आज मैं ऊपर इतना इसलिए हूँ क्योंकि लोगों ने लातें बहुत मारी है मुझे। तो Well, if people are trying to put you down, it's basically because you're above them. As simple as that. बहुत बढ़िया लगा यार सुहानी आज ये पॉडकास्ट करके, और मुझे लगता है कि आज बच्चों को भी आपका एक नया फॉर्म, नया रूप देखने को मिला होगा। काफी सीरियस हमने बात करी, डीप बातें करी, काफी चीजें सीखने को मिली यहाँ से। और मैं चाहूंगा यार आपकी अपनी लाइफ में एक साइड हसल जरूर करे, एक ऐसा गिल्ट ना रह जाए यार जिंदगी के अंदर कि यार हाँ कर सकते थे
हाँ, थोड़ा बहुत पता भी था पर करा नहीं, क्योंकि बस हिम्मत नहीं जुटा पाए। आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा। 3 स्टेप प्रोसेस हमेशा बोलूंगा, ड्रीम बिग और उसके बाद मल्टीप्लाई इट विद 10। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट टुडे। आज नहीं कर सकते, रिसोर्सेज एटलीस्ट पन्ने में लिख दो, मिशन स्टेटमेंट बना लो, प्लान कर लो, ठीक है। उस नाम का एक डोमेन खरीद लो वेबसाइट से, पैसे नहीं है तो सोशल मीडिया हैंडल बना लो, कुछ करो, आज स्टार्ट करे। एंड स्टेप नंबर 3, बी कंसिस्टेंट। बूंद बूंद से सागर बनता है। आज आप एक कदम लेंगे, कल एक कदम लेंगे, छोटा कदम हो, आपको नहीं पता आगे अंधेरा है, पर आप लालटेन लेके चल रहे हो, अगले 2 फीट आपको दिख रहे हैं कि आज और कल मुझे क्या करना है। उसी के साथ चलते रहे, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। और फिर जैसे सुहानी ने कहा, जब तक चीजें ट्राई नहीं करोगे, थोड़ा स्किन के अंदर घुसोगे नहीं, तब तक आपको पैशन पर्पस नहीं मिल रहा होगा। और वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करें सोसाइटी में, किसी भी फॉर्मेट में करें। आपके पास 2 रुपए की नॉलेज है, आप 2 रुपए का आदमी, वो 2 रुपए की नॉलेज आप 100 के साथ शेयर करोगे, अब आप 200 रुपए का आदमी हो। तो इसी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप इसमें साथ में कर सकते हैं। मुझे लगता है वो आने वाले और पिछले 5 साल, अगले 5 साल इस डेकेड का ब्रह्मास्त्र होने वाला है। तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सुहानी। बच्चों को बहुत बढ़िया मजा आया होगा, और मुझे मैजिक टिप्स में भी बहुत अच्छा लगा। टीम को Thank you so much for having me. It was a lot of fun talking to you, Aman. Thank you so much.